वांग इनफेंग को अचानक क्रोध का विस्फोट महसूस हुआ। श्री जियांग द्वारा सिखाई गई उनकी क्यूई पोषण तकनीक ली क्यूडाओ के सामने झांग बोझी कागज की एक शीट की तरह कमजोर साबित हुई। उनके अभी भी युवा चेहरे पर बाल दृढ़ संकल्प के कई निशान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने ली क्यूडाओ को भयंकर रूप से घूरा था। वह अचानक समझ गया कि अंकल वांग, जिन्होंने अभी अभी दाहुआन को गर्दन से पकड़ा था, उनके दिल में क्या चल रहा होगा। ली केदाओ ने उसकी ओर देखा और एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा, क्या देख रहे हो? देखते रहो, फिर भी नहीं मिलेगा। तुम तीसरे द्वार स्वर्गीय वज्र मुट्ठी का अभ्यास भी नहीं कर सकते, और चौथा द्वार शेंझाओ युद्ध क्यूई इस बूढ़े आदमी का पिछले 50 सालों का जुनून है। हालांकि यह अभी एक नया रूप है, तुम नौजवान इसे छू नहीं सकते। तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम्हारा गिरोह वज्र बल इतना शक्तिशाली न हो जाए कि शरीर के सभी शिरोबिंदुओं और मांसपेशियों में फैल जाए, उसके बाद ही हम बात करेंगे। अब आओ, पालथी मार कर बैठो और यह बूढ़ा आदमी तुम्हें गैंग थंडर फोर्स की विधि से परिचित होने में मदद करेगा। युवक ने एक बार फिर ली केदाओ को घूरा, फिर आज्ञाकारी ढंग से चलकर बूढ़े के सामने बैठ गया। ली केदाओ को लगा कि युवक की चोटी रास्ते में आ रही है, इसलिए उसने उसे लापरवाही से खोल दिया, जिससे वांग इनफेंग के काले बाल उसके कंधों पर हल्के से गिर गए। बूढ़े ने शराब का एक घूंट लिया और फिर धीरे से अपना दाहिना हाथ वांग इनफेंग के सिर पर फिराया। बैंगनी बिजली चमकी, युवक की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसकी आंखों के सामने एक क्षण में ही दुनिया बदल गई। हवा में गरज की पतली धाराएं गूंज रही थीं, और हालांकि उसका शरीर बैठा हुआ था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई और वह है जो उसके कान के पास एक पुरानी और दूर की आवाज का अनुसरण करते हुए आंगन में तरह तरह के अनजान भूसे और लातें मार रहा है। ये कोई अविश्वसनीय मार्शल आर्ट नहीं थे, बल्कि नींव रखने के लिए सबसे बुनियादी कलाएं थीं, बिल्कुल साधारण मुक्केबाजी और पैरों की तकनीकें। उसके अंदर जो प्रवाहित हो रहा था वह अब स्वर्णिम बेल शील्ड की आंतरिक शक्ति नहीं थी, बल्कि एक अन्य प्रकार की ईमानदार और मर्दाना शक्ति थी। ये स्वर्ग की शक्ति के समान था, जो इन साधारण भूसे और लातें को जबरदस्त शक्ति प्रदान कर रहा था। ली केदाओ ने अपनी हथेली उठाई और शराब का एक और घूंट लिया। उसकी नज़र शांत और दूर थी। उसके सामने बैठा युवक पालथी मारकर बैठा था, उसके चेहरे पर भाव शून्य थे, मानो वह किसी स्वप्न में खोया हुआ हो। अमर ने मेरे मुकुट को सहलाया और मुझे अमरता का हेयपिन प्रदान किया। डॉट 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 डॉट। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, आसमान तारों और चांद से अंधेरा था, और उसके शरीर में अब हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी, जो सुनहरी घंटी की ढाल की दिशा में धीरे धीरे बह रही थी, जिससे उसका शरीर थोड़ा सुन्न हो गया था, लेकिन फिर उस गर्म आंतरिक शक्ति से उसे आराम मिला। इस क्षैतिज प्रशिक्षण दिव्य कौशल की साधना की गति थोड़ी तेज हो गई थी। बुद्ध के दिव्य कौशल की स्थिर और ठोस साधना के लिए यह अत्यंत दुर्लभ था। वांग इनफेंग आश्चर्यचकित था, और फिर उसने बुजुर्ग की आवाज सुनी, जो चिढ़कर बोल रही थी, अभी तक जागे हो? अगर तुम जाग रहे हो तो आकर खाना खा लो। मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखा रहा हूं और तुम्हारे खाने का भी ध्यान रखना है। बोलते समय सामने का लकड़ी का दरवाजा उठा और ली केदाओ ने अपना सिर बाहर निकाला, सफेद बालों और झुर्रियों के साथ अपनी आंखें घुमाईं और पुकारा, जल्दी आओ, जल्दी आओ। वांग इनफेंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसकी मुट्ठी की नोक से बिजली की एक पतली किरण निकली, बिल्कुल सपने की तरह। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को मानव शक्ति से नियंत्रित करने की इच्छा ने युवक के हृदय को झकझोर दिया, और उसने चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ, आ रहा हूँ। आज रात के खाने में क्या है? संरक्षित सरसों के साग के साथ ब्रेस्ड पोर्क या ड्रंकन चिकन। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। खामोशी के बाद नाराज बुजुर्ग की आवाज आई, खाओ खाओ खाओ, क्या तुम्हें बस इतना ही आता है? तुम खुद को खाकर मर क्यों नहीं जाते, बदमाश? लेकिन गुरुदेव, यह आप ही थे जिन्होंने मुझे आकर खाने के लिए कहा था। आप? इस दिन द किन कैलेंडर के अनुसार यह 12वें महीने का 17वां दिन था, वर्ष के अंत के त्योहार के ठीक बाद, और जबकि डॉक्टर और दैनिक आवश्यकताओं जैसे कि जलाओ लकड़ी, चावल, तेल और नमक के आपूर्तिकर्ता सेवाएं प्रदान करते रहे, और वेश्यालय की लड़कियां सामान्य से भी अधिक उत्तेजित हो गईं, शहर के कई निवासियों ने अपना सामान, यात्रा व्यय और नए साल की खरीदारी पैक की और सभी दिशाओं में आधिकारिक सड़कों पर निकल पड़े, अपने गृहनगर वापस जाने के लिए। नए साल तक केवल 13 दिन शेष थे। वांग इनफेंग की खेती एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करती थी, लेकिन अपने खाली समय के दौरान उन्होंने सामग्री खरीदी और खुद 2 लालटेन बनाए, उन्हें चमकीले लाल कपड़े में लपेटने और नए साल की पूर्व संध्या पर दरवाजे पर लटकाने के लिए तैयार थे। ली केदाओ ने एक बार कहा था कि वांग इनफेंग 9वीं रैंक के मार्शल आर्टिस्ट बनने से केवल एक कदम दूर है, लेकिन मास्टर यंग ने इसका उपहास करते हुए कहा कि मार्शल कलाकारों के लिए बाधाएं सबसे चुनौतीपूर्ण हैं। हर बाधा एक ताला है, और ऐसे मार्शल कलाकारों की कोई कमी नहीं है जिन्होंने अपनी युवावस्था के दशकों को बिना तोड़े ही बंद कर दिया है। वे नदी पार करने वाली काप मछलियों की तरह ही प्रचुर मात्रा में हैं, इतनी अधिक कि उनकी गिनती करना कठिन है।
केवल निरंतर दृढ़ता और विचलित करने वाले विचारों की अनुपस्थिति से ही इन बाधाओं को धीरे धीरे पानी की तरह धीमे प्रयास से पार किया जा सकता है। फिर आते हैं वे 3 संक्षिप्त और शक्तिशाली शब्द। जाओ खेती करो। युवक आज्ञाकारी भाव से पहाड़ के पत्थर पर बैठा था, उसकी आंखें पानी की तरह कोमल और शांत थीं। वह दूर बादलों और कोहरे में हो रहे बदलावों को देख रहा था। कुछ समय से प्रशिक्षित होने के कारण उसकी आंखें दूर तक देखने की आदी हो गई थीं, और जो कभी भ्रामक कोहरा था, अब वह उसे पहचानने योग्य पैटर्न दिखाने लगा था। बादलों का उड़ना मुक्केबाजी और लात मारने के विस्तार जैसा था, या यह आगे पीछे उछलते मार्शल कलाकारों जैसा था। अगर बादल परत दर परत जमा होते तो ये गुरुओं के बीच अप्रत्याशित आदान प्रदान जैसा होता, जिससे भ्रम पैदा होते जिन्हें समझना मुश्किल होता। वान वेनफेंग अक्सर गलत अनुमान लगाते थे, लेकिन उस युवा को इन बदलते पैटर्न की भविष्यवाणी करने में हमेशा मजा आता था। अपने हाथ पीछे करके खड़े विद्वान ने थोड़ा सा सिर हिलाया। धूर्त लोमड़ी जैसी आंखों में प्रशंसा की चमक झलक रही थी, जो चाकू की तरह तेज भी थीं। वह थोड़ा अकड़ गया, और एक शीर्ष मार्शल कलाकार की बढ़ी हुई अनुभूति तुरंत आसपास के क्षेत्र में फैल गई, और पाया कि वह और वान वेनफेंग अकेले थे। उसने अपना गला साफ किया, अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया, और उसके हाव भाव और भी ठंडे हो गए। उसका शरीर एकांत में खड़ा दिखाई दे रहा था। एम्पायर पर कहानियां खोजें। 12वें चंद्र मास की 23वीं तारीख को वान वेनफेंग ने चूल्हे के देवता को विदा किया और फेरी वाले के घर गए। अपनी आदत के विपरीत उन्होंने खुद को खुश करने के लिए चूल्हे की एक कैंडी खरीदी। फेरी वाला, जो एक बूढ़ा आदमी था, उसने चूल्हे की कैंडी एक पारिवारिक नुस्खे से बनाई थी। ये बहुत सख्त थी, गिरने से टूटना नामुमकिन था, और इसे रसोई के चाकू से तोड़ना पड़ता था। काफ़ी भारी होने के बावजूद कैंडी की बनावट असाधारण रूप से अच्छी थी। वान वेनफेंग को आते देख बूढ़े व्यक्ति ने खुशी खुशी रसोई के चाकू से युवक के लिए एक छोटा सा टुकड़ा काटा। वान वेनफेंग ने कैंडी को पकड़े रखा और उसे काफ़ी देर तक खाता रहा, लेकिन फिर उसका ध्यान उस छोटी बच्ची की ओर चला गया जो उस दिन कैंडी लगी नागफनी की डंडी चबा रही थी। उसने शायद ही कभी कैंडी खाई होगी। वह खट्टी कैंडी नागफनी को भी थूकना सहन नहीं कर सकती थी। विचारों में भटकते हुए युवक ने चूल्हे पर रखी कैंडी निगल ली। उसके दांत थोड़े चिपचिपे थे, लेकिन यह एक पुरानी यादों का एहसास था जिसे वह संजोए हुए था। 12वें चंद्र मास के 26वें दिन, जब नए साल का मांस काटने का समय आया, वान भोनई मोटा सुअर का मांस लेकर आया। युवक ने एक बड़ा लोहे का बर्तन निकाला और उसे कई घंटों तक पकाया। शोरबे में बुलबुले उठने लगे और सुअर के मांस के बड़े बड़े टुकड़े रस में लुढ़कने लगे। कोई भी व्यक्ति आसानी से चॉपस्टिक से कोमल मांस में छेद कर सकता था। यह इतना कोमल था कि मुंह में पिघल जाता था, तथा स्टार एनीज और दालचीनी की सुगंध सुअर के मांस के साथ मिलकर काफी देर तक बनी रहती थी। युवक के अशांत हृदय में दिन बीतते जा रहे थे, और जितने दिन बीतते गए उसकी आंखें उतनी ही चमकती गईं। कठिन से कठिन साधना भी उसके मुंह के कोनों को अनायास ही ऊपर उठने से नहीं रोक सकी। उसे लगा जैसे दुनिया उजली हो गई है और हवा भी आनंद से भरी हुई लग रही है। अंततः नए साल के बढ़ते समृद्ध माहौल में वान वेनफेंग का 13वां वर्ष अपने अंतिम दिन में बदल गया। वह सुबह जल्दी उठा और वसंतोत्सव के दोहे चिपका दिए जो श्री जियांग ने लिखे थे। लिखावट बहुत अच्छी थी, हालांकि दोहे खुद साधारण थे। पुराने लकड़ी के दरवाजे को साफ करके नए खरीदे गए द्वार देवताओं से सजाया गया था, और लाल लालटेनें लटका दी गई थीं। रात होते ही अंदर मोमबत्तियां रख दी जाती और उनकी गर्म लाल लौ हर घर के सामने जगमगा उठती, मानो नश्वर लोक में जलती हुई मशालें ग्रेट लियांग गांव से दूर भटकने वालों को बुला रही हों। नए साल की पूर्व संध्या पर सब कुछ नए सिरे से शुरू होता है, नवीनीकरण की दुनिया। शाम ढलते ही वान वेनफेंग निर्देशानुसार सुबह सुबह शाओलिन मंदिर गए। अपनी साधना पूरी करने के बाद उन्होंने सभी गुरुओं को उत्सव की शुभकामनाएं दीं। अधीर होकर मास्टर यंग ने उसे समय बर्बाद करने के लिए डांटा और आस्तीन झटक कर चले गए। सी युआन ने विनम्रता से सहमति जताई और युवक को एक साधारण कलाई रक्षक दिया। उस पर हीरक सूत्र के अस्पष्ट पाठ तैर रहे थे, जबकि वू चांदकिंग का चेहरा थोड़ा अजीब सा हो गया। सबसे पहले उसने युवक की दाढ़ी सहलाते हुए उसे एक अमृत दिया। यह एक मारक गोली है, इसे एक उत्सव का उपहार समझो। हालांकि सामग्री की कमी के कारण ये वास्तव में उन विदेशी जहरों का इलाज नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप इसे अपने शरीर पर पहनते हैं तो साधारण जहर सक्रिय रूप से आपसे दूर रहेंगे। अगर आप जियांगू में घूमते हैं तो ये कुछ हद तक उपयोगी होगी। एक क्षण विचार करने के बाद उसने अपने सीने से एक मुखौटा निकाला। बोलते समय उसका भाव और भी अजीब होता गया। ये 9वीं श्रेणी का मुखौटा है जो किसी का भी रूप बदल सकता है। जैसे जैसे आप जियांगू में विचरण करेंगे आपको इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। बेशक यह मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अचानक एक भयानक तलवार जैसी चीख फूट पड़ी। बूढ़े आदमी ने उस दिशा में देखा। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह प्रभावित नहीं हुआ और कहा, यह मास्टर यंग का उपहार है।
युवक ने उसे ले लिया और कुछ बोल पाने से पहले ही उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसने खुद को ग्रेट लियांग गांव में अपने बिस्तर पर बैठा पाया। थोड़ा स्तब्ध, कोई पहले से ही उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, उसे बुला रहा था। ये वांग होनई था, नए कपड़े पहने खुशी खुशी उसे खाने पर बुला रहा था। पिछले नए साल की पूर्व संध्या पर वह या तो अंकल वांग के घर पर होता था या अंकल ली के साथ मांस के एक दुर्लभ भोज का आनंद लेते हुए। निमंत्रण सुनकर उसने सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले, उनकी मुलाकात मिस्टर जियांग से हुई। मिस्टर जियांग की अंकल वांग से किसी अनजान समय में जान पहचान हुई थी। थोड़ी बातचीत के बाद उन्होंने वांग इनफेंग के घर पर भोजन करने का फैसला किया। चमकदार मोमबत्तियों के साथ 7-8 सालों से बंद पड़ी बड़ी गोलमेज बाहर लाई गई। चाचा वांग का बेटा वांग पेंगचेंग अपने पिता द्वारा लगाए गए अभ्यास से काफी हृष्ट-पुष्ट हो गया था, लेकिन उसका उतावला स्वभाव नहीं बदला था। पानी उबालने के बाद उसने मेज को कपड़े से कई बार पोंछा। कसाई वांग होनई भी खाना पकाने में माहिर था। उसने तेज आंच पर मांस के कई व्यंजन बनाए और मेज सजाए। वह आमतौर पर शराब नहीं पीता था, लेकिन आज उसने एक अपवाद बनाया और अंकल ली के साथ शराब पीने की होड़ में शामिल हो गया। मालिक की पत्नी ने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और दूसरे व्यंजन बनाने के लिए रसोई में घुस गई। मिस्टर जियांग शराब का प्याला पकड़े हुए धीरे से मुस्कुराए। नाजुक घूंटों के साथ नाजुक ढंग से बनी जियांग तियानहोंग हाथों में एक बड़ा सा सुआ का पैर लिए वांग पेंगचेंग के बगल में एक स्टूल पर बैठी उस युवक की शेखी बघारते हुए। उसका चेहरा भावशून्य और भ्रमित था। दाहुआंग ने चुपके से एक चिकन का पैर उठाया और खाने के लिए लेट गया, लेकिन 2-4 बार ही एक घमंडी काली बिल्ली ने उसे छीन लिया, भाग गई और उसे फाड़कर अपने बिल्ली के बच्चों को खिला दिया। वांग इनफेंग अपनी सीट पर हक्का बक्का होकर बैठ गया। उसका घर बड़ा नहीं था, पहले तो खाली खाली सा लगता था, पर आज बहुत छोटा लग रहा था। जिस जीवन दृश्य की उसने अनगिनत बार कल्पना की थी, अब वह उसे घेरे हुए था, फिर भी वह एक सपने जैसा लग रहा था। वह जानता था कि दूर तियानहे काउंटी में जियांगन रोड पर और विशाल शाओलिन मंदिर में दूर दूर से लोग उसे शुभकामनाएं जरूर दे रहे होंगे। अनफेंग, अनफेंग, पुकारती आवाज ने युवक को वास्तविकता में वापस ला दिया। नशे में धुत वांग होनई ने उसकी ओर देखा और खिलखिलाकर हंसा। नया साल नए रूप की मांग करता है। चलो अनफेंग, दकार लो, चलो तुमसे एक इच्छा मांगते हैं और हम सब सुनेंगे। सब लोग खाना बंद कर उसे देखकर मुस्कुराए और वांग इनफेंग ने एक पल सोचा। उसकी नज़र उन जाने पहचाने चेहरों पर पड़ी और उसने धीरे से कहा, मैं आशा करता हूं कि सभी लोग सुरक्षित और प्रसन्न रहें तथा सब कुछ ठीक रहे। और उन्होंने आशा व्यक्त की, अगले वर्ष नहीं, उसके बाद वाले वर्ष, हर नए वर्ष की पूर्व संध्या पर वे ऐसे ही होंगे। हा, सुरक्षा और आनंद के लिए सही कहा। इसी भावना के साथ चलो पीते हैं। वांग होनई ने दिल खोलकर हंसते हुए टोस्ट देने के लिए खड़े हुए और सभी ने उनका उत्साहवर्धन किया। दरवाजे के बाहर से पटाखों की आवाज़ आ रही थी। हालांकि बड़े शहरों वाली आतिशबाजी तो नहीं थी, पर उनकी चटकने की आवाज़ ने भी उत्सव के माहौल को एक नए शिखर पर पहुंचा दिया। युवक ने शराब नहीं पी थी, फिर भी वह पूरी तरह नशे में था। अगले दिन वांग इनफेंग प्रत्येक परिवार से नववर्ष का दौरा करने गए। बड़े टिड्डे के पेड़ के नीचे अब कोई भी विद्वान नहीं था जो गर्मजोशी से भरे शब्द बोलता और हल्की हंसी करता। पुनश्च एक लंबा अध्याय यहाँ है जो महान लियांग ग्राम आग के अंत को चिन्हित करता है। प्राचीन स्कॉलर वृक्ष ने अपनी सारी पत्तियां गिरा दी थीं, जिससे वह बिल्कुल नंगा और वीरान सा हो गया था, एक ऐसा दृश्य जो उदास लग रहा था। और पेड़ के नीचे वह परिचित आकृति कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वांग इनफेंग ने अपनी पुरानी जिथा पीठ पर टांगे हुए कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जाना पहचाना जवाब नहीं मिला। उसके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने अपने होंठ भींचे और आखिरकार धीरे से फुसफुसाया, मास्टर, इनफेंग ने अशिष्टता से काम किया है। उसने अपनी आस्तीन के नीचे से हाथ निकाला और धीरे से आधे बंद लकड़ी के दरवाजे को खोला। एक चरमराहट के साथ सर्दियों की पतली ठंडी धूप दरवाजे की दरार से कमरे में प्रवेश कर रही थी। अंदर सब कुछ परिचित था, लेकिन इसमें लंबे वस्त्र में गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए मास्टर की उपस्थिति का अभाव था। जिस लकड़ी की मेज पर उसने वांग इनफेंग को सितार बजाने की कला सिखाई थी और दर्शन शास्त्र पढ़ाया था, वहां एक अकेला पत्र पड़ा था, जिसकी लिखावट उस युवक के घर पर लिखे जाने वाले वसंत के दोहों से हुबहू मिलती जुलती थी। वांग इनफेंग ने खुद को संभाला और आदतन अपनी पीठ से सितार उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि अब उसे नीचे रखने की जरूरत नहीं है। उसका हाथ एक क्षण के लिए रुक गया और चुपचाप उसने सावधानीपूर्वक मेज पर जीथर रख दिया। गुंजन। जब जिथर का शरीर लकड़ी की मेज को छूता था तो तार कंपन करते थे, जिससे एक गहरी झनकार निकलती थी जो खाली कमरे में गूंजती थी, आश्चर्यजनक रूप से तीखी। युवक ने कंपन को रोकने के लिए तार पर अपना हाथ रखा। उसकी नज़र पत्र पर थी, उसके विचार कहीं और भटक रहे थे। श्री जियांग बहुत अमीर होंगे। युवक मन ही मन धीरे से हंसा। अन्यथा उसने जो घर खरीदा वह इतना बड़ा क्यों होता।
इतना खाली और विशाल कि यह सचमुच बर्बादी थी। दोनों हाथों से आगे बढ़ते हुए वान देनफेंग ने पत्र लिया, चुप हो गए, लिफाफा खोला और पत्र को खोलने से पहले सावधानीपूर्वक उसे मेज पर रख दिया। हस्तलिपि ऊपर की ओर थी। जेनिक्सन जिया, जब तुम अनफेंग ये पत्र खोलोगे तब तक तुम्हारे स्वामी वांगशियान काउंटी छोड़ चुके होंगे। दुनिया असीम है, अपनी संपूर्णता में अज्ञेय है। हो सकता है कि आपकी जैसी प्रतिभा वाले अन्य लोग भी हों जिन्हें आपके जैसे अवसर न मिले हों। हालांकि मेरा प्रभाव बहुत कम है, फिर भी कर्म व्यक्ति पर निर्भर है। यदि एक व्यक्ति अधिक पढ़े, अधिक सिद्धांतों को समझे, तो 100 साल बाद वह एक विद्वान कुलीन कुल का निर्माण कर सकता है जो अनेक मस्तिष्कों को प्रबुद्ध करेगा। हमारे कन्फ्यूशियस संत ने कहा था, आत्मा विकास करो, परिवार को व्यवस्थित करो, राज्य पर शासन करो और विश्व में शांति लाओ। भावी कन्फ्यूशियस विद्वान शाही दरबार में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह एक गलत धारणा है। आपको उनसे कभी नहीं सीखना चाहिए। एनफेंग संत ने अपने समय में, जब घोर अराजकता थी तथा प्रभुओं के बीच सत्ता के लिए होड़ थी, केवल एक देश की शक्ति के माध्यम से ही बाधाओं को दूर किया जा सकता था तथा विश्व को शिक्षित किया जा सकता था। अब जबकि राष्ट्र स्थिर है, ये समय दुनिया भर में ज्ञान फैलाने का है, न कि शाही दरबार में राजनीतिक खेल खेलने का। हो सकता है कि मैं अपने जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ रहा हूँ, हो सकता है कि मैं खुद को ज़रूरत से ज़्यादा आंक रहा हूँ, हो सकता है कि मैंने कुछ हासिल न किया हो और शायद आने वाली पीढ़ियाँ जियांग शॉई नाम के विद्वान को याद न रखें। लेखन यहीं रुक गया, क्योंकि एक कन्फ्यूशियस विद्वान के लिए, जिसने छोटी उम्र से ही अध्ययन किया था, विरासत छोड़ना उतना ही कठिन था जितना कि स्वयं मृत्यु का सामना करना। अपने गुरु का निश्चिंत उत्तर देखकर युवक ने नीचे देखा। फिर भी इसमें क्या है? क्या 1000 साल पहले दुनिया भर में कन्फ्यूशियस अकादमियाँ थीं? केवल सिद्धांत और मानव हृदय ही अखंड बने रहते हैं। जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैं अपने आप को दोषमुक्त नहीं करना चाहता। आपसे विदा होना सचमुच मेरी भूल है, ये जानते हुए भी कि मुझे जाना है। फिर भी आपको अपना शिष्य बनाना और भी बड़ी भूल थी। लेकिन आपके गुरु जैसा एक सामान्य व्यक्ति भी आपसे मिलकर प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सका। आपकी प्रतिभा असाधारण है और मैंने जो भी सिद्धांत सीखे हैं वे सब मैं आपको पहले ही प्रदान कर चुका हूँ। अंततः वे केवल संरक्षण और दयालुता तक ही सीमित रह जाते हैं। आप ग्रेट लियांग में लगन से खेती करना चुन सकते हैं या फिर और ज़्यादा देखने के लिए बाहर निकल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप और ज़्यादा देखना चुनेंगे, लेकिन चुनाव आपका है। मेरे अध्ययन कक्ष में एक नक्शा और चिन्ह हैं। मैंने 5 अकादमियाँ चुनी हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं हैं। यदि आप इस गांव की शांति के पक्षधर हैं तो उन्हें बंद ही रहने दें, लेकिन यदि आपकी इच्छाएं हैं तो जाकर शिक्षा प्राप्त करें। उनका ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन उनके तौर तरीके न अपनाएं। अपनी आंखों से देखें, अपने ज्ञान से निर्णय लें और अपना मार्ग स्वयं तय करें। लेकिन अकेले में सावधान रहें, अपने जुनून से खुद को अंधा न करें। दुनिया में पहले से ही बहुत सारे कन्फ्यूशियस विद्वान, संत और एक जियांग शॉई हैं, लेकिन प्राचीन काल से लेकर भविष्य तक जब स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाएंगे तब तक केवल एक ही वांग इनफेंग होगा। वांग इनफेंग, बस वांग इनफेंग बनो। मास्टर, जियांग शॉई बनी हुई है। युवक ने पढ़ना समाप्त किया, उसकी आंखें हल्की सी बंद थीं, वह काफ़ी देर तक स्थिर खड़ा रहा। अनिश्चित समय के बाद वांग इनफेंग के शांत चेहरे पर लहरें उठीं। उसने पत्र को सावधानी से मोड़ा, लिफाफे में डाला और अपनी छाती में रखकर धीरे धीरे अपने पीछे अध्ययन कक्ष की ओर चल पड़ा, जहां जियांग शॉई रहता था। बिना किसी हिचकिचाहट के उस युवक ने अपना हाथ हल्के से दरवाजे पर टिकाया, एक पल के लिए चुप हो गया, फिर लकड़ी का दरवाज़ा धक्का देकर खोला। एक चरमराहट के साथ युवक गुरु के अध्ययन कक्ष में दाखिल हुआ, जो बेहद खाली था। मेज़ पर एक मुड़ा हुआ नक्शा और 5 मुहरबंद पत्र रखे थे। वांग इनफेंग उन 5 पत्रों को देखकर समझ गया कि जियांग शॉई के लिए उनका क्या मतलब था। उस दिन हमेशा की तरह वांग इनफेंग ने 2 कप चाय बनाई। चाय की खुशबू हल्की थी और गुकिन की धुन पहले जैसी ही बनी हुई थी। राहगीर सिर हिलाते और झूमते हुए आगे बढ़ रहे थे। मास्टर का गुकिन वादन अब भी कानों को उतना ही सुखद लगता है जितना पहले था। तुम जा रहे हो? ली केदाओ को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने सामने शांत चेहरे वाले युवक को देखा, मुस्कुराए और कहा, आज नए साल का चौथा दिन है, आपने इस बारे में कब तक सोचा? 3 दिन। बुजुर्ग चुप रहा, शराब का एक जग उठाया और उसे पी गया। उसने अपने होंठ चटकाए और बेपरवाही से कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। चूंकि तुम ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। तुमने मार्शल आर्ट में कुछ निपुणता हासिल कर ली है और तुम मुसीबत खड़ी करने वाले मूर्ख नहीं हो, इसलिए अब तुम्हारे बाहर जाने का समय आ गया है। तुम्हारी उम्र में मैं एक रेंजर के रूप में हज़ारों मील घूम चुका था। मुझे पहले इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था और मैंने अगले साल तुम्हें बाहर जाकर अपनी पहचान बनाने देने की योजना बनाई थी।
एक छोटे से पहाड़ी गांव में बंद रहकर मुझे नहीं लगता कि आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जाने के बाद ये बूढ़ा आदमी अपने शरीर को थोड़ा आराम दे सकता है और कुछ पुराने दोस्तों से मिलकर ड्रिंक कर सकता है। वह एक और घूंट पीने के लिए जग मुंह तक उठाने लगा, लेकिन वह खाली था। उसने भौहें सिकोड़ी, मन ही मन कुछ गालियां बुदबुदाईं और लापरवाही से जग मेज पर पटक दिया। फिर पूछा, जब छोड़ देते हैं? वान वेनफेंग चुप हो गए, उनकी आंखें आधी बंद हो गईं और वे धीरे से बोले, नए साल के जश्न के बाद एम्पायर पर नए अध्याय पढ़ें। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, अच्छा, इस समय अच्छी तरह खेती करो। आपके जाने के बाद इस बूढ़े आदमी के लिए दुनिया की प्रसिद्ध वाइन लेना याद रखें। युवक ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, निश्चित रूप से। लिबा के तत्काल प्रस्थान की तुलना में शाओलिन मंदिर के गुरुओं की प्रतिक्रिया काफ़ी भिन्न थी। मास्टर सी और वुचांग किंग को कोई आपत्ति नहीं थी। वुचांग किंग तो यहाँ तक चाहते थे कि युवा बड़े शहरों में जाकर दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त करें, जो ग्रेट लियांग गांव में मिलना मुश्किल था। जहाँ तक मास्टर यंग का प्रश्न है, नए साल की पूर्व संध्या से लेकर अब तक 5 दिन हो गए थे जब वान वेनफेंग शायद ही उनसे मिल पाए थे, लेकिन आज वे असामान्य रूप से दिखाई दिए। अपने हमेशा की तरह हरे रंग का लबादा पहने हुए वह ऐसा लग रहा था जैसे ठंडी हवा से लौट रहा हो। उसके चेहरे पर ठंड का एहसास था। मैं असहमत हूँ। पुनश्च कवर फिर से बदल दिया गया है। अब ये पूरी तरह से लैंडस्केप पेंटिंग है। इसे पीसी संस्करण पर देखा जा सकता है, लेकिन लगता है कि यह अभी ऐप पर नहीं है। क्या बैकएंड पर कोई देरी हो रही है? मुझे यकीन नहीं है। इस खंड का नाम बदलकर ग्रेट लियांग गांव में 3 साल की कठिन साधना कर दिया गया है। बहुत सारे अध्यायों वाला खंड अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं उन्हें अलग अलग कर रहा हूँ। विद्वान की ठंडी आवाज़ जमीन पर पड़ी और वान वेनफेंग के हाव भाव थोड़े झिझके। सी युआन ने भौहें चढ़ाईं और वुचांग किंग ने उसकी दाढ़ी पर हाथ फेरा, फिर समझाने के लिए मुंह खोला। आप इतने जिद्दी क्यों हैं महोदय? वेनफेंग का बाहर जाना अनिवार्य है। आप नहीं जा सकते। विद्वान यंग ने उसकी ओर तिरस्कार से देखा और उपहास किया। क्या मैंने कभी कहा है कि मैं उससे बाहर जाने से मना करती हूँ? युवक ने अपना मुंह खोला और पूछा, तो फिर क्या आप मुझे अकादमी में अध्ययन करने की अनुमति दे रहे हैं, सर? अनुमति नहीं है। वुचांग किंग, जो किनारे पर बैठे थे और विद्वान के उत्तर से उन्हें सिरदर्द हो रहा था, ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए बीच में कहा, यदि सर के पास कोई बेहतर विचार है तो उसे खुले तौर पर क्यों नहीं साझा किया जाए? विद्वान यंग ने अपने हाथ पीछे करके खड़े होकर कहा, मैं उसे अकादमी जाने की अनुमति देता हूँ। उसे दुनिया देखनी चाहिए, विद्वत्ता को समझना चाहिए, लेकिन उसे अकादमी में दाखिला लेने की अनुमति नहीं है। इस दुनिया की अकादमियों का उद्देश्य स्वर्ग के नीचे सभी को शिक्षा प्रदान करना है, और जिस गति से वे अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं वह औसत व्यक्ति के अनुरूप होती है। उसकी आवाज़ थोड़ी रुकी, फिर उसने सबकी ओर देखा और उसकी नज़र फिर से वान वेनफेंग पर पड़ी और उसने उपहास किया। बड़ा हंस गौरैया की नकल करता है, अकेला भेड़िया कुत्ते की नकल करता है, बार ड्रैगन गंदगी में चलने वाले कीड़े की तरह है। क्या आप स्वयं को गुमराह करना चाहते हैं, मूर्ख? वुचांग किंग ने यह सुनकर एक पल सोचा और हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, शायद मिस्टर जियांग को उम्मीद है कि वेनफेंग अपने गुरुओं और दोस्तों से मिलकर खुद को सचेत कर सकेगा। हमारी मौजूदगी से अनजान रहना ही उसे शंकाओं के समाधान के लिए किसी गुरु की ज़रूरत से बचाने के लिए काफ़ी होगा। हालांकि सांसारिक मामले अलग अलग होते हैं, लेकिन सिद्धांत तो एक ही हैं। लेकिन अकादमी में प्रवेश लिए बिना वह इस युग के धर्मग्रंथ कैसे सीख सकता है? बहुत सारा ज्ञान ऐसा है जो हम नहीं सिखा सकते। ज्ञान चुराना हर जगह वर्जित है। विद्वान यंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, इस युग में युद्ध कलाएं सर्वोच्च हैं और प्रत्येक संप्रदाय युद्ध कौशल के रहस्यों और स्वर्ग व पृथ्वी के रहस्यों को महत्व देता है। कुलीन कुलों की विविधता के कारण सामान्य शास्त्र अकादमी में रखे गए हैं, जो छात्रों को उधार लेने के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हैं। सी युआन ने भौहें चढ़ाईं और बीच में ही टोकते हुए कहा, लेकिन अगर बच्चा छात्र नहीं है तो वह उधार कैसे ले सकता है? विद्वान यंग ने अपने होठों पर एक ठंडी मुस्कान ला दी और वान वेनफेंग पर अपनी नज़रें गड़ाते हुए कहा, नहीं, छात्रों के अलावा एक अन्य प्रकार के व्यक्ति भी हैं जिनकी इसमें पहुंच हो सकती है। साम्राज्य के साथ अपना साहसिक कार्य जारी रखें। अकादमी में जाकर काम करो, एक छात्र के रूप में नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक मजदूर के रूप में। अकादमी के धर्मग्रंथों का संरक्षक। युवक आश्चर्यचकित रह गया। धर्मग्रंथों का संरक्षक एक आधिकारिक पद था जो 1000 साल पहले से चला आ रहा था, और जब कुलीन कुलों ने अकादमी की स्थापना की तब भी उन्होंने इस उपाधि का प्रयोग जारी रखा। धर्मग्रंथों के केवल 9 सच्चे संरक्षक हैं जो संपूर्ण विश्व के गुप्त ग्रंथों को दबाए हुए हैं। उनकी शक्ति और ज्ञान अथाह गहरा है। हालांकि अकादमी में धर्मग्रंथों के संरक्षक विभिन्न परिवारों की पुस्तकों की रखवाली करने वाले मजदूरों के लिए एक सम्मानजनक शब्द मात्र हैं।
चून की युद्ध कौशल की पुस्तकें कहीं और रखी जाती हैं, इसलिए यहाँ विभिन्न परिवारों के सिद्धांत और विभिन्न यात्रा व विविध पुस्तकें ही बची रहती हैं। हालांकि यह उपाधि सुंदर है, लेकिन ये पद अपने आप में सम्माननीय नहीं है। वांग इनफेंग को धर्मग्रंथों के संरक्षक की भूमिका से कोई परहेज नहीं था। अन्य कन्फ्यूशियस विद्वान युवाओं को इसे स्वीकार करना मुश्किल लग सकता था, लेकिन शुरुआती झटके के बाद विचार करने पर उन्हें लगा कि अगर उन्हें अकादमी में रोजाना दूसरे छात्रों से बातचीत न करनी पड़े और इसके बजाय वे अपना समय हर परिवार से किताबें उधार लेने में बिता सके, तो यह इतना बुरा नहीं होगा। यह उन्हें काफी आकर्षक लगा। वह कुछ चांदी के सिक्के भी कमा सकता था। आज शाओलिन मंदिर में हमेशा की तरह अभ्यास करने और गहन प्रशिक्षण के एक दौर के बाद वांग इनफेंग ने गुरुओं को विदा किया और ग्रेट लियांग गांव लौट आए। विद्वान यंग अपने हाथ पीछे करके उस दिशा को देखते हुए खड़े थे जहां से युवक जा रहा था, हल्की सी भौहें चढ़ाए गहरे विचारों में डूबे हुए। अगले दिन जब वांग इनफेंग ने अपनी आंतरिक शक्ति का अभ्यास समाप्त कर लिया तो विद्वान यंग ने उन्हें बुलाया। मालिक। विद्वान एक क्षण के लिए चुप हो गया, फिर बोला, आज मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करना चाहता हूँ। आप देखना तो चाहेंगे ही, है न? युवक वहीं स्तब्ध खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सहमत हो या नहीं, लेकिन आखिरकार उसने झिझकते हुए सिर हिला दिया। मिस्टर यंग ने उसकी तरफ देखा और जाने के लिए मुड़ गए। वांग इनफेंग उलझन भरे चेहरे के साथ विद्वान के पीछे पीछे पहाड़ पर एक दूसरे प्रशिक्षण मैदान में चला गया। प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचने पर विद्वान ने सहजता से एक हरा बांस उसकी ओर उछाल दिया, जिसकी उत्पत्ति अज्ञात थी। वह अभी भी सुबह की ओर से गीला था, जिसके कारण छूने पर वह ठंडा लग रहा था। युवक अभी भी उलझन में था जब श्री यंग ने अपने हाथों में हरा बांस उठाया और ठंडे स्वर में कहा, ध्यान से देखो। जैसे जैसे उनकी आवाज़ धीमी होती गई, मिस्टर यंग की आंखों की चमक फीकी पड़ गई और इससे पहले कि वांग इनफेंग पूरी तरह से हलचल समझ पाते, एक तेज ठंडी रोशनी फूट पड़ी। हरा बांस क्षण भर के लिए रुका और फिर मानो एक ठोस धार छोड़ दी जो उसके रास्ते पर चल पड़ी। आगे की हवा को दो हिस्सों में बांट दिया, उसे जोर से दबाया मानो एक चिपचिपी लहर बन गई हो जो चुपचाप दोनों तरफ फैल गई। इसमें फंसे पक्षी अनियमित रूप से उड़ते थे और गिरती बर्फ कोई निशान नहीं छोड़ती थी। ये सब मृत्यु की शांति के बीच होता था। बांस पर सुबह की ओस अविचलित रही। धमाका। कई सांसों के बाद गर्जना और गरजने वाली आवाज युवक के कानों तक पहुंची और तेज हवा के झोंके उसे चीरते और चीखते हुए सुनाई दिए, यहां तक कि उसके गालों में भी जलन होने लगी। विद्वान ने अपनी आस्तीन लहराई और प्रचंड तूफान पल भर में थम गया। युवक की छाती के नीचे उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कई सांसों के बाद ही उसका दिल शांत हुआ जब वह बुदबुदाया, क्या ये तलवारबाजी है? श्री यंग की आंखों में घृणा झलक रही थी, मानो वे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन उन्होंने केवल इतना कहा, नहीं, ये हत्या की कला है। वह फिर चुप हो गया और बोला, देखिए, मेरी तकनीकें बहुत शक्तिशाली हैं और आप सचमुच सीखना चाहते हैं। क्या आप मुझसे उन्हें सिखाने के लिए कहना चाहेंगे? वांग इनफेंग ने दूरी में ऊर्जा की अशांत तरंगों को देखा, हल्के से सांस छोड़ी और सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। श्री यंग ने संतोष से सिर हिलाया और कहा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। वांग इनफेंग अचंभित रह गया, लेकिन फिर उसने विद्वान की धीमी आवाज़ सुनी जो सीधे उसके कानों की गहराई तक पहुंच गई। हालांकि मैं यहाँ हर दिन अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास करूंगा। इस तकनीक के लिए 3 खजानों, सार, ऊर्जा और आत्मा का एकीकरण आवश्यक है, जो हथियार पर केंद्रित है। आपको ध्यान देने की जरूरत है। युवक उलझन में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्री यंग उसे मार्शल आर्ट इतने घुमावदार तरीके से क्यों सिखा रहे हैं। दूर एकांत शिखर से वू चांग किंग ने सब कुछ देखा और हंसा। श्री यंग का मार्शल आर्ट सिखाने का तरीका हमेशा एक जैसा ही होता है। सी ने जब करना बंद कर दिया और ऊपर देखकर कहा, उसने एक बार कहा था कि जब तक इनफेंग उसके सभी कौशल नहीं सीख लेता, वह उसे तलवार चलाने की कोई भी शैली नहीं सिखाएगा। मुझे नहीं पता कि कल उसने क्या सोचा था जिससे वह उस लड़के को इस तरह से परेशान करना चाहता था। इस तरह वह इनफेंग को मार्शल आर्ट नहीं सिखा रहा है, बल्कि इनफेंग ज्ञान चुरा रहा है। वू चांग किंग ने हंसते हुए कहा, मास्टर सचमुच एक असाधारण व्यक्ति हैं। आप और मैं ऐसी चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं। इनफेंग शायद उन्हें बहुत पहले भूल गए हैं। मास्टर वास्तव में जिद्दी हैं। सी ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, उसने कभी हमारी परवाह नहीं की। उसे केवल अपने बारे में ही चिंता है। उसका स्वभाव इतना घमंडी है कि वह अपनी किसी भी टिप्पणी का खंडन करने से भी इनकार कर देता है। फिर भी वह इतना मनमौजी है कि वह अपने नियम भी तोड़ना चाहता है। यही कारण है कि वह एक वादे के बल पर हजारों मील की यात्रा कर सकता था, बर्फ के बीच हत्या कर सकता था और अपनी शराब पी सकता था। वह बिना किसी चिंता के पूरे मार्शल आर्ट जगत को अपना दुश्मन बना सकता था, कुलीन कबीले के सदस्यों के सिर काट सकता था। वू चांग किंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर आह भरते हुए बोला, वाकई अजीब। उनकी शान सचमुच असाधारण है।
श्री यंग के मार्गदर्शन की बदौलत हालांकि वान वेनफेंग उनके द्वारा दिखाए गए एक भी कदम को बमुश्किल समझ पाया, फिर भी वह उसकी कुछ नकल करने में कामयाब रहा। अपने आकाओं से विदा लेकर वह कुछ राहत महसूस करते हुए वर्तमान दुनिया में लौटा, लेकिन अचानक उसे दरवाजे के बाहर दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी और वह क्षण भर के लिए चौंक गया। वह उठा और दरवाज़ा धक्का देकर खोला तो देखा कि भालू दहाड़ते हुए ऊपर उठ रहा है, उसके रोए खड़े हो रहे हैं, वह क्रूर और क्रूर है। फिर भी उसके सामने एक नाजुक बच्ची खड़ी थी जिसकी आंखें साफ और चमकदार थीं और वह भालू जितनी भी लंबी नहीं थी। दरवाजे के बाहर अटेंडेंट किसी से बात कर रहा था और ये दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। याद, सर्दियों के दिन ठंडे होते थे और सभी जानवर शीत निद्रा में चले जाते थे, जिनमें भालू भी शामिल थे, जो आमतौर पर आने वाले वसंत की गर्मी तक नहीं जागते थे, जब सभी चीजें नए सिरे से खिलना शुरू होती थीं। इस समय अभी भी जनवरी का महीना था, कड़ाके की ठंड थी और जमीन जमी हुई थी। समय से पहले जागने और नींद पूरी न होने के कारण भालुओं के दिमाग धुंधले थे। ठंड का मौसम और खाली पेट किसी भी प्राणी को सहज रूप से उग्र और हिंसक बना देते थे। काले भालू ने एक बार फिर जोर से दहाड़ लगाए, अपने आसपास की परवाह किए बिना अपने जबड़े चौड़े कर लिए और तीखे खतरनाक दांतों से अपने सामने खड़ी कोमल युवा लड़की पर झपटा। रुकना! अचानक घबराहट के मारे अनफेंग को अब श्री यंग द्वारा तलवार निकालने पर लगाई गई रोक की परवाह नहीं रही। उसकी कलाई मुड़ी और अष्टकोणीय लकड़ी की तलवार, जो वह हमेशा अपने साथ रखता था, म्यान से बाहर निकल आई। उसकी आत्मा, प्राण और ऊर्जा एक हो गए और उसने तलवार काले भालू के खुले जबड़े पर तान दी। और अधिक जानकारी के लिए एम्पायर पर जाएं। गैंग थंडर फोर्स और गोल्डन बेल शील्ड की शक्ति ने कई दिनों में पहली बार पूरी तरह से समन्वय स्थापित किया, जिससे उसकी आंतरिक शक्ति का संचार हुआ। लकड़ी की तलवार पर बिजली चमक रही थी, उसका प्रवाह निर्बाध और सहज था। तभी छोटी लड़की ने अपनी हथेली काले भालू के थूथन पर रख दी, जिससे अनफेंग का दिल लगभग रुक गया। जैसे ही तलवार आगे बढ़ाने ही वाली थी, हिंसक काला भालू रुक गया, मानो एक पल में ही उसका सारा क्रोध निकल गया हो। उसकी हल्की लाल आंखें धीरे धीरे शांत हो गईं। जैसे जैसे उसका चेहरा नर्म होता गया, उसके पहले से उभरे हुए मसूड़े और नुकीले नुकीले दांत सिकुड़ गए। उसके चेहरे पर बस एक विनम्र और बेढंगा भाव रह गया था, जिसमें जंगली जानवरों जैसी क्रूरता का कोई भाव नहीं था। उसने अपना सिर हिलाया, सामने खड़ी युवती को और दरवाजे की ओर, जहां अनफेंग लंबे लंबे कदमों से बाहर निकल रहा था। उसकी तलवार अभी भी तूफानी ऊर्जा के निशानों से कड़क रही थी। लकड़ी की तलवार से एक नीली बिजली चमकी, जो ब्लेड के चारों ओर घूमती हुई निकली, और उसकी प्रबल इच्छा ने काले भालू को सिहरन से भर दिया। उसके गोल मटोल चेहरे पर घबराहट छा गई और वह सहज ही एक तरफ छिप गया। दरवाजे पर खड़े सेवक ने अभी अभी प्रतिक्रिया दी थी। हड़बड़ाहट में वह तेजी से आगे बढ़ा, फिर जब काले भालू ने उसकी तरफ देखा तो लड़खड़ा गया, उसके पैर लड़खड़ा गए और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, फिर भी अपने दाहिने हाथ को जमीन पर टिकाए वह झट से तिंगयुन के पास गया, झट से बच्ची का हाथ पकड़ा और गिड़गिड़ाती आवाज में विनती की, ओ प्रिय मिस, चलो जल्दी चलें। यह एक काला भालू है, ऐसा भालू जो इंसानों को खा सकता है, चलो चलें। भालू ने उसकी ओर देखा और घृणा से नाराज होकर गुर्राया। उसने उस पर भुने हुए मांस की सुगंध महसूस की, जिससे उसका पेट मचल उठा और उसकी क्रूरता फिर से जाग उठी। उसके होंठों से झांकते उसके तीखे नुकीले दांत, जानवरों में निहित जंगलीपन ने सेवक के पैरों को लड़खड़ा दिया और वह पूरी तरह से जमीन पर गिर पड़ा, जोर जोर से कांप रहा था और आगे कुछ बोल नहीं पा रहा था। उस समय अनफेंग पहले ही तिंगयुन की तरफ छलांग लगा चुका था। उसकी तलवार वापस खींच ली गई थी, लेकिन उसके दाहिने हाथ में बंधा लंबा कोड़ा पहले ही खुल चुका था और लड़की के चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से लिपटा हुआ था। उसकी पूंछ हवा में फड़फड़ा रही थी और जहरीले सांप जैसी फुफकार निकल रही थी, जिससे सिर में झुनझुनी हो रही थी। तिंगयुन ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी हथेली ने धीरे से काले भालू की ठुड्डी को छुआ। उसकी स्पष्ट आंखें थोड़ी मुड़ गईं जब उसने कहा, बड़ा कुत्ता। परिचारिका लगभग डर के मारे मर गई, फिर भी काले भालू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा लग रहा था कि वह आनंद ले रहा है और सावधानी से तिंगयुन की हथेली को सहला रहा है। फिर वह जमीन पर लौट गया, जिससे उसका मुलायम पेट दिखाई देने लगा और वह एक अच्छे व्यवहार वाले बड़े कुत्ते की तरह व्यवहार करने लगा। अनफेंग थोड़ा रुका। भालू उससे डरता नहीं था, क्योंकि जब से लड़की ने उसकी ठोड़ी पर हाथ रखा था, तब से उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं था, केवल खुशी से तिंगयुन से चिपका हुआ था। कुछ देर सोचने के बाद अनफेंग ने अपनी कलाई हिलाई और अपनी बांह पर से चाबुक का ताला वापस खींच लिया। फिर भी वह तिंगयुन के पास ही रहा, काले भालू के साथ खेलते हुए उसे बीच में नहीं रोका। ये देखकर कि वह थोड़ी थकी हुई लग रही थी, उसने धीरे से पूछा, कसे दखल भाई। छोटी लड़की ने अपना सिर उठाया, उसकी ओर देखा और कहा, मुझे लगा कि अनफेंग जा रहा है, तो मैं आया। एक क्षण सोचने के बाद अपना सिर झुकाते हुए उसने कहा, तुम्हें विदा करने के लिए।
तिंगयुन बहुत कम बोलता था, उसका हर शब्द बोझिल फिर भी बहुत ईमानदार लगता था। अनफेंग एक क्षण के लिए चुप हो गया, फिर छोटी लड़की के बराबर ऊंचाई पर पालथी मारकर बैठ गया और बहुत गंभीरता से बोला, धन्यवाद। दरवाजे के बाहर कुछ ही दूरी पर ली किदाओ एक पे पी रहा था। उसके बगल में एक 8वीं रैंक की बूढ़ी औरत थी जिसे उसने पकड़ लिया था और रोक लिया था। उसका रंग मौत की तरह पीला था। बूढ़े आदमी ने दरवाजे के अंदर वांग अनफेंग और झांग तिंगयुन को देखा और धीरे से बुदबुदाया। दाओवादी हृदय में स्पष्टता। एक सहज झटके से उसने क्यूई बल को उड़ा दिया, जिससे बूढ़ी औरत का एक क्यू पॉइंट खुल गया और उसने कहा, तुम गांव में घुसते ही सीधे यहाँ आ गए। ये बूढ़ा आदमी उत्सुक था। मुझे आशा है कि आप मेरी अशिष्टता पर बुरा नहीं मानेंगे। उसकी आवाज़ थोड़ी रुकी, फिर वह पीछे मुड़ा और बूढ़ी औरत की ओर फिर से देखा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, पहले वाली बात के बारे में मुझे लगता है आप ज्यादा बात नहीं करेंगे, हाँ हाँ। बूढ़ी औरत का चेहरा पीला पड़ गया। वह उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर सकी और उसने गहराई से झुककर कहा, जूनियर की हिम्मत नहीं होगी। लीकेदाओ ने थोड़ा सिर हिलाया, एक पल सोचा और कहा, मेरे पास आपके लिए एक सलाह है। बूढ़ी औरत और भी नीचे झुकी और बोली, कृपया मुझे समझाएं वरिष्ठ। बच्चे को ताओवादी संप्रदाय में भेज दो। इस दुनिया में केवल 3 लोग ही उसे सिखाना जानते हैं। एक बूढ़ा राक्षस पहले ही अपने दिल से दुनिया को निकाल फेंक चुका है, दूसरा आम लोगों के बीच भटकता है और उसे केवल नुकसान पहुंचाएगा। केवल पहाड़ पर रहने वाले ताओवादी लोग ही ईमानदारी से उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अन्यथा उसकी शारीरिक बनावट और प्रतिभा को देखते हुए उसे बड़ी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। आप संदेश दीजिए, आगे क्या करना है यह उसके परिवार पर निर्भर करेगा। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, बूढ़ा आदमी गायब हो गया। केवल उसके शब्द ही पीछे रह गए, जिससे बूढ़ी औरत को ठंडा पसीना आ गया। उसका दिल सदमे और डर से भर गया। वह पूरी तरह से घबरा गई। झांग तिंगयुन उस दिन सिर्फ वांग अनफेंग से मिलने आया था और जाते समय वह आम बच्चों की तरह उससे चिपका नहीं रहा। क्योंकि पास में ही एक 8वीं रैंक का मास्टर था, वांग अनफेंग ने यह सोचकर कि उसके जाने के बाद कोई भी इसे नियंत्रित नहीं कर पाएगा। जब उसने देखा कि छोटी लड़की को ये काला भालू पसंद आया, तो उसने झांग तिंगयुन को ये देने का फैसला किया। चीनी मिट्टी के बर्तन जैसी छोटी लड़की भालू की पीठ पर बैठी थी, जो चारों पैरों पर स्थिर और सावधानी से आगे बढ़ रहा था, केवल हरे अयाल वाले घोड़े की ओर देखने के लिए जाने से पहले, जिससे वह स्पष्ट रूप से चिड़चिड़ा हो गया और अपने खुरों से पत्थर की पट्टियों को लगभग तोड़ दिया। इसके बाद वांग अनफेंग ने 15 दिन बिताए और श्री यंग द्वारा सिखाई गई मार्शल आर्ट में महारत हासिल की। मानो किसी गाड़ी में सवार होकर वह ली कांगशेंग और उसकी पत्नी से मिलने लियुंगसु विला के पास गया, फिर किसी को ढूंढने के लिए आयरन गार्ड्स के पास गया। झाओ दानियू घर लौट आया था और अनफेंग ने सिर्फ झांग जेंग्यान के घर पर ही खाना खाया था, जो एक हृष्ट पुष्ट और बहादुर आदमी था और उसके साथ एक सौम्य महिला थी। उनकी मादक हंसी ये दावा कर रही थी कि उसके जीवन में लगभग कोई पछतावा नहीं है, जिस पर महिला ने उसे हल्के से डांटा। रात को अच्छी नींद के बाद अगले दिन वांग अनफेंग ने शहर में कुछ शराब और मांस खरीदा और लियू वुकियू की कब्र पर गए। दोनों कब्रों के सामने सब्जियां सजाकर, मिट्टी में शराब डालकर और अपनी नज़रें नीची करके वांग अनफेंग ने धीरे से बोलना शुरू किया, मानो किसी बुजुर्ग से बातें कर रहा हो, अपने हाल के अनुभव और सुनी हुई दिलचस्प कहानियां सुनाते हुए, जब तक कि आसमान में धुंधलका नहीं छा गया। तभी वह खड़ा हुआ, अपने कपड़े ठीक किए और आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए बोला, मास्टर लियू और यह वरिष्ठ जूनियर यह जगह छोड़ रहा है। हो सकता है कि मैं भविष्य में अक्सर न आ पाऊं, लेकिन जब तक मौका मिलेगा मैं हर साल आऊंगा, आपको देखने के लिए और तुम्हें इस दुनिया की कहानियां सुनाने के लिए। समय बीतता गया और पहले महीने का आखिरी दिन आ गया। अंततः ग्रेट लियांग गांव के टिड्डी वृक्ष के नीचे वाले घर में संगीत या चाय की खुशबू नहीं रही। खंड का अंत। फरवरी के दूसरे दिन ड्रैगन अपना सिर उठाता है। आकाश में नीला ड्रैगन के साथ भवन पुनः प्रकट हुए, जो सभी जीवित प्राणियों के लिए विकास के समय का संकेत था। गुआंगबू शहर में कई व्यापार और व्यवसाय बहुत पहले ही अपनी व्यवस्थित स्थिति में लौट आए थे। नए साल ने कई लोगों की जेबें खाली कर दी थीं, लेकिन साथ ही लोगों का उत्साह भी बढ़ा दिया था। यहाँ तक कि अलग अलग प्रतिष्ठानों के नौकर भी कुछ अतिरिक्त टिप पाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे थे। सराय का मालिक झाओ सारा दिन आवाज़ लगाता रहा था। पलटकर उसने गला तर करने के लिए पानी का घूंट लिया और सोचने लगा कि कब उसे आराम मिलेगा। छुट्टियों के कारण उसका शरीर कुछ मोटा हो गया था और अब एक दिन के काम ने उसे बुरी तरह थका दिया था। वह सचमुच अब और काम नहीं करना चाहता था। एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने के लिए कुछ पूंजी उधार लेना, मुस्कुराते हुए लगातार झुकने और चापलूसी करने से बेहतर लगता था। वह यही सोच रहा था कि तभी उसने अपना सिर घुमाया और एक आकृति देखी, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत अपने पिछले विचारों को मन के कोने में फेंक दिया और उत्साह से उसके पास पहुंचकर जोर से पुकारा, युवा नायक, युवा नायक।
यहाँ हमारी सराय में हम नए साल का जश्न एक खास अंदाज में मना रहे हैं। सामान्य कीमत से सिर्फ 70% पर ठहरें, सबसे बढ़िया सौदा। अगर आप खाना ऑर्डर करते हैं तो चावल मुफ्त है। देखो, देर हो रही है, थोड़ा आराम क्यों न कर लिया जाए। वह आकृति रुकी, मानो उसने अपना मन बना लिया हो, और मुड़कर पूछा, तो क्या आप कृपया मुझे अस्तबल तक जाने का रास्ता बता सकते हैं। झाओ क्षण भर के लिए चौंक गया, उसके चेहरे पर एक आदतन मुस्कान आ गई और उसने विनम्रतापूर्वक कहा, हम एक प्रतिष्ठित अतिथि को इससे कैसे परेशान कर सकते हैं। कृपया अंदर आइए, इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये कहते हुए उसने लगाम थामने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी घोड़ा मुड़ा और उसे घूरने लगा। झाओ वहीं ठिठक गया और उसी क्षण युवक ने उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया। उसके चेहरे पर साफ और सौम्य भाव थे और बोला, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन देखो, मेरा घोड़ा काफी गुस्सैल है। युवक के हाथ से एक गर्माहट सी महसूस हुई, जिसने उसकी ठंडी अकड़न को दूर कर दिया, जिससे झाओ कांप उठा और वह पीछे हट गया, अपना सिर घुमा लिया, घोड़े की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने सूखी हंसी हंसी और अस्तबल की ओर इशारा किया, और युवक ने सिर हिलाकर धन्यवाद कहा और हरे आल वाले घोड़े को अस्तबल की ओर ले गया। झाओ अपने पीछे दरवाजे की चौखट पर झुक गया, उसके पैर अभी भी थोड़े लड़खड़ा रहे थे। माँ, कितना भयंकर घोड़ा है। निगलते समय उन बर्फीली सुनहरी खड़ी पुतलियों की याद से उसका दिल कांप उठा। शायद अब इस नौकरी को छोड़ने का समय आ गया है। अंदर से किसी नियमित व्यक्ति की आवाज आई, झाओ, कुछ शराब लाओ। झाओ के चेहरे पर तुरंत एक परिचित मुस्कान आ गई और वह जोर से चिल्लाया, बिल्कुल अभी। कुछ क्षण बाद एक अन्य परिचारिका ने एक विद्वान युवक को खाली मेज पर बैठे देखा और मुस्कुराते हुए उसके पास जाने की पहल की और कहा, ये सज्जन। सेवक की नज़र युवक के पास रखे किन केस पर पड़ी। वह उसे युवा स्वामी कहकर संबोधित करना चाहता था, लेकिन युवक के हाथ में तलवार देखकर शायद युवा नायक कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद उन्होंने उत्साहपूर्वक अभिवादन किया, सम्मानित अतिथि, क्या आप भोजन के लिए रुक रहे हैं या रात भर रुक रहे हैं। आपको परेशानी होगी, रुकना पड़ेगा। एम्पायर पर विशेष सामग्री पढ़ें। अटेंडेंट ने चायदानी उठाई, पहले कपों पर उबलता पानी डाला, फिर उनमें चाय डालते हुए कुशलता से कहा, आप भाग्यशाली हैं महोदय। हमारे पास अभी भी कुछ ऊपरी कमरे खाली हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको किस तरह का कमरा पसंद है। वांग इनफेंग के चेहरे पर माफी का भाव दिखाई दिया जब उन्होंने कहा, एक सामान्य कमरा पर्याप्त होगा। परिचारिका थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर मुस्कुराई और सहमति जताते हुए हमेशा की तरह बोली, अतिथि कक्ष तैयार करो। किसी ने दूर से जवाब दिया और पीछे मुड़कर परिचारक ने वांग इनफेंग से पूछा, कुछ खाओगे। हमने आज ही एक मेमना काटा है, बिल्कुल ताज़ा। नदी अभी तक पिघली नहीं है, इसलिए अगर मछली चाहिए तो सिर्फ सूखी मछली और चावल। उद्धरण चिन्ह ... कोई परेशानी नहीं, कृपया सिरका में डूबी हुई गोभी दीजिए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कुछ ही देर बाद वांग इनफेंग ने सब्जियां और चावल खाकर पेट भर लिया और अपना किनकेस लेकर अटेंडेंट के पीछे पीछे अपने कमरे में चला गया। अटेंडेंट ने दोस्ताना व्यवहार बनाए रखा, नहाने के लिए थोड़ा गर्म पानी भेजा और जाते समय दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके मुस्कुराते चेहरे पर आखिरकार थोड़ी राहत आई और फिर वह दूसरे मेहमानों की देखभाल करने चला गया। वह भी 2 कदम ही चला था कि एक विद्वान की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, ली परिवार का तीसरा बेटा। ये सुनकर अटेंडेंट ने नज़र घुमाई तो एक अधेड़ उम्र का दुबला पतला आदमी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे। वह सीधा पास आया, एक सफ़ेद कपड़े से मेज़ पोंछते हुए, मुस्कुराते हुए, और अभिवादन किया, छठे मास्टर, आप यहाँ क्यों आए हैं। कुछ दिन हो गए, यहाँ अभी भी सब कुछ वैसा ही है। अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया, फिर यूं ही अटेंडेंट से नए साल पर हुई बातों पर बातचीत करने लगा। बात बदलते हुए उसने मजाक किया, मैंने अभी अभी देखा कि वह युवक काफ़ी संपन्न लग रहा था, उसने कुछ टिप अर्जित की होगी। क्या आप मुझे थोड़ा सा पे नहीं देंगे। इस पर परिचारक की मुस्कान थोड़ी कम हो गई और उसने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा, ओह, मुझे याद मत दिलाओ। वह युवक, उसके कपड़े, उसका गुकिन, प्रत्येक वस्तु मूल्यवान है, फिर भी वह बहुत कंजूस है। टिप्स या कमरा किराए पर देने की तो बात ही मत करो। चलिए खाने की बात करते हैं। उसने तो बस सिरके के स्वाद वाली पत्ता गोभी का एक व्यंजन मंगवाया था जिसकी कीमत कुछ सिक्कों की थी, और फिर चावल के 5 बड़े कटोरे खा गया, एक भी दाना नहीं छोड़ा। उसने अपना सिर हिलाया और जीभ चटकाए। ईमानदारी से कहूँ तो यहाँ रहते हुए मैंने कभी किसी को इस तरह खाते नहीं देखा। यह उचित नहीं है, वे मार्शल आर्ट मास्टर और भी अधिक खाते हैं, लेकिन उनमें से हर एक पोषण के लिए मांस और मछली खाता है, और कौन सा सादा चावल खाएगा, है ना। अटेंडेंट कुछ देर तक शिकायत करता रहा, तभी पीछे बैठे एक शेफ ने उसे रुकने को कहा और वह बर्तन लाने वापस चला गया। अधेड़ उम्र के उस आदमी ने अपने लिए चाय की प्याली डाली, उसकी हथेली गर्म चाय के प्याले से तप रही थी, उसकी कोमल निगाहें मेहमानों के कमरों पर टिकी थीं।
वह हल्की सी हंसी और चाय की चुस्की लेने लगा। गर्म चाय, जाल में फंसे सांप की तरह, उसके मुंह में छटपटाती रही और फिर गले से नीचे उतर गई। वांग एनफेंग अतिथि कक्ष में बिस्तर पर बैठे, गद्दे को दबाते हुए उसकी कोमलता और आराम पर आश्चर्यचकित हुए। यदि यह एक साधारण कमरा है तो प्रीमियम कमरे कितने अधिक आरामदायक होंगे। वह कल ही निकला था और पहले से ही श्री जियांग द्वारा दिए गए नक्शे पर तेजी से घोड़े पर सवार होने की योजना बना रहा था। हालांकि सफ़र 1000 मील का था, लेकिन अगर वह आधिकारिक सड़कों से हरे मूंछ वाले घोड़े की भयानक गति से जाता तो वह 5 दिनों से ज़्यादा समय में नहीं पहुंच पाता। लेकिन मास्टर यंग ने जोर देकर कहा था कि वह आधिकारिक सड़कों का उपयोग न करें और इसके बजाय जंगलों के बीच से छोटे रास्तों से यात्रा करें। गति धीमी कर लें और जो भी शहर आपके सामने आए उसमें प्रवेश करें। असामान्य रूप से अन्य 2 स्वामियों को मास्टर यंग की मांगों पर कोई आपत्ति नहीं थी। वास्तव में वे पूरी तरह सहमत थे। अपने विचारों को भटकते हुए युवक ने हल्की सी आह भरी, अपने विचारों को इकट्ठा किया और बिस्तर पर बैठ गया, आंखें आधी बंद कर लीं, जबकि गोल्डन बेल शील्ड की आंतरिक शक्ति धीरे धीरे उसकी नसों में प्रवाहित हो रही थी। वह पिछले कुछ समय से गोल्डन बेल शील्ड के पहले स्तर का अभ्यास कर रहा था। यी चांग गोंग की नींव के साथ उसकी आंतरिक शक्ति पूरी तरह से संचित हो गई थी, बस दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए आत्मसात करने की जरूरत थी और तब उसे 9वीं कक्षा में प्रवेश मिल गया माना जा सकता था। फिर भी वह अंतिम सूक्ष्मता मायावी थी, जैसे पानी में प्रतिबिंबित चंद्रमा या दर्पण में प्रतिबिंबित फूल, जिसे समझ पाना कठिन था। अपने मन को विचलित करने वाली बातों से मुक्त करते हुए उन्होंने जोतियान साइकिल चलाई और कुछ ही समय में वे ध्यान की एकाग्रता में प्रवेश कर गए। शाओलिन मंदिर में मास्टर सी ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ीं, जबकि वू चांग किंग प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुरा रहे थे। उनका विद्वान व्यवहार हमेशा की तरह कठोर था। उसने कितनी गलतियां की, वू चांग किंग ने अपनी दाढ़ी सहलाए। कम से कम 7, जिनमें से प्रत्येक दूसरों को यह संकेत दे रहा है कि वह एक आसान लक्ष्य है। आसान लक्ष्य शब्द का उल्लेख होने पर बूढ़ा व्यक्ति अपनी हंसी रोक नहीं सका। मास्टर सी का चेहरा दयालु था जब उन्होंने कहा, पहले वह या तो साधारण कपड़े पहनते थे या उनके साथ कुलीन कुलों के साथ ही होते थे, इसलिए यह कोई मुद्दा नहीं था। लेकिन अब जब वह छोटे रास्तों पर अकेले यात्रा करता है, अपनी इच्छानुसार शहरों में प्रवेश करता है, एक प्रसिद्ध घोड़े और एक मूल्यवान उपकरण के साथ, तो यह अपरिहार्य है कि वह निशाना बन जाए। हालांकि अब समय आ गया है कि वह जियांगू का दूसरा पहलू देखें, तेज घोड़े और जीवंत दुश्मनी। तलवारों की छाया, खून के तूफान। उसकी आवाज़ थोड़ी रुक गई, शायद उसे कुछ याद आ गया और उसने धीरे से आह भरी। जियांगू हमेशा से भयंकर तूफानों का स्थान रहा है। विद्वान ने हल्के से अपने मुंह के कोने को मोड़ा और सहजता से कहा, जियांगू में हमेशा से ऐसा ही होता रहा है। हर किसी को अनुभव इकट्ठा करने की ज़रूरत होती है। लड़के ने मार्शल आर्ट में कुछ प्रगति की है, इसलिए अब समय आ गया है। मास्टर सी ने चुपचाप आह भरी और वू चांग किंग ने थोड़ा सिर हिलाया। विद्वान उनकी ओर पीट करके खड़ा था, उसकी संकीर्ण आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई, रहस्यमय और भयानक थीं। अब कुछ खून बहाने का समय आ गया है। पुनश्च उदार टिप के लिए डाइक्र्यूजुंग को धन्यवाद। आगे एक लंबा अध्याय है। आज की साधना अनफेंग और अन्य लोगों के लिए जो कोई मार्गदर्शन देने में असफल रहे थे, बिना किसी घटना के पूरी हुई। युवा अवस्था में लौटने के बाद उन्होंने सराय के मुलायम बिस्तर पर आराम से नींद का आनंद लिया। अगले दिन नाश्ता किया और फिर हरे मन वाले घोड़े को लेकर शहर के द्वार से बाहर निकल गए। पिछली 2 यात्राओं के विपरीत इस बार वह अकेले एक लंबी यात्रा पर जा रहा था। उम्मीद थी कि वह जो दृश्य देखेगा वे उसकी युवावस्था में देखी गई हर चीज से बढ़कर होंगे, जिससे स्वाभाविक रूप से उसकी भावनाओं में उतार चढ़ाव ज्यादा होंगे। रास्ते में उसने जो कुछ भी देखा और सुना वह उसे बेहद ताज़ा और दिलचस्प लगा और आने वाले दिनों के लिए उत्सुकता से भर गया, विशेष रूप से जियांगू के लिए। यद्यपि वह वास्तव में जियांगू में प्रवेश नहीं कर रहा था, फिर भी अज्ञात की ओर बढ़ने की भावना ने युवक को अत्यधिक उत्साहित कर दिया। वह अनियंत्रित रूप से यह सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि जियांगू में वे दिन कैसे रहे होंगे जिनका वर्णन तेज घोड़ों और झगड़ों पर हार्दिक हंसी वाली कहानियों में किया गया है। वांग एनफेंग एक पल के लिए सरकारी सड़क पर चलते हुए एक छोटे से रास्ते पर मुड़ गया। 1 घंटे और चला, और जैसे जैसे उसके साथ शहर छोड़कर गए लोग दूसरे रास्ते अपनाते गए, उसके साथ सिर्फ एक दुबला पतला अधेड़ आदमी ही रह गया जो उसके साथ ही रहा। अचानक उस आदमी ने अपने घोड़े की गति बढ़ा दी और हंसते हुए बोला, युवक, क्या संयोग है, क्या तुम भी झाओ परिवार के गांव जा रहे हो? मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचान पाया। वांग एनफेंग क्षण भर के लिए ठिठक गए, यह मानकर कि झाओ परिवार का गांव भी ग्रेट लियांग गांव जैसा ही एक छोटा सा पहाड़ी गांव है। हालांकि उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे गलत समझा था। एनफेंग स्वभाव से ही दूसरों के प्रति दयालु थे और उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह व्यक्ति काफी वाक्पटु और उदार स्वभाव का था और वे बातचीत करते हुए आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे घंटों बीतते गए उन्होंने खुद को संकरे रास्ते में और भीतर पाया।
आसपास के पेड़ कभी हरे भरे थे, लेकिन अब सर्दियों में एक भी पत्ता नहीं बचा। सड़क के दोनों ओर पंजे वाले हाथों वाली प्रेतात्माओं की तरह कतारें लगी हुई थीं। पेड़ों की चोटियों से गुजरती हवा एक भयावह शोर पैदा कर रही थी, दिल को बेचैन कर रही थी। वान गनफेंग ने आसमान की ओर देखा, सोचा कि अगर सचमुच ऐसा ही है तो वह झाओ परिवार के गांव में रात बिता सकता है। अचानक उसे एक धुंधली, अच्छी तरह से छिपी हुई हत्या की मंशा का आभास हुआ और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। तभी हवा में एक बेहद तेज टूटने की आवाज़ गूंजी और कई प्रतिबिंब उभरे, साथ ही कई तीखी आवाज़ें भी आईं, जैसे तीरों की कतारें दोनों तरफ पेड़ों के तनों में गड़ी हुई थीं। अचानक दोनों तरफ से लगभग एक दर्जन हटे कट्टे आदमी दौड़े, जिनमें से सबसे आगे 100 पाउंड से भी ज्यादा वजनी सजावटी बड़ी कुल्हाड़ी लहरा रहा था। खुरदुरे चेहरे और घनी दाढ़ी के साथ उसने कुल्हाड़ी को जमीन पर जोर से पटका, जिससे एक भयंकर आवाज हुई, और जोर से हंसा। हा हा हा, कितनी मोटी भीड़ है, हा हा हा। स्पष्टतः वे अन्याय के माध्यम से धन अर्जित करने वाले लोग हैं। हम भाई गरीबों की मदद करने के लिए अमीरों को लूटते हैं, और ऐसे लोगों से छुटकारा पाने और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए यह उचित है। वान गनफेंग के चेहरे पर कठोरता छा गई, उन्हें एहसास हुआ कि उनका सामना लुटेरों से हुआ है। उन्होंने अपनी कलाई थोड़ी ऊपर उठाई, अपनी चाबुक तकनीक दिखाने के लिए तैयार, और कहा, अंकल यांग, पीछे हटें। मैं अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसे अचानक कमजोरी महसूस हुई, उसके पूरे शरीर में एक सुन्न सी ताकत दौड़ गई, उसका रंग बदल गया और वह अचानक पलटा। उसका सामना उस दुबले पतले आदमी के हल्के से मुस्कुराते चेहरे से हुआ। यह एहसास उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंध गया। दोपहर के समय उसने उस आदमी की कुप्पी से ठंडी चाय पी ली थी। युवक ने दांत पीसते हुए कहा, क्या ये जहर था? इस समय तक वू चांगकिंग ने अभी तक अपने शरीर को सभी विषयों से बचाने के लिए औषधीय स्नान नहीं कराया था। वान गनफेंग ने जैसे ही हिम्मत जुटाने के लिए दांत पीसना शुरू किया, दूसरे द्वारा दी गई निद्रा औषधि का प्रभाव असाधारण था। खुद को संभाले रखने की कोशिश करते हुए आखिरकार उसकी नज़र धुंधली हो गई और वह हरे अयाल वाले घोड़े की पीठ पर गिर पड़ा, जो तेजी से हिनहिनाया। शुरू में तो फट पड़ने का इरादा कर रहा था, लेकिन अचानक उसके कानों के पास एक तलवार की सीटी बज उठी, जिसमें बौद्ध मंत्र था, जिससे उसका शरीर अकड़ गया और हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। डॉट 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 डॉट। झटकों के बीच वान गनफेंग को होश आ गया। उसकी आंतरिक शक्ति प्रवाहित हुई और बचे हुए विषाक्त पदार्थों को जोरदार तरीके से साफ कर दिया। वह कुछ देर के लिए स्तब्ध रहा, फिर पूरी तरह से जाग उठा। इस क्षण न केवल उसकी लकड़ी की तलवार और प्राचीन जीथर गायब हो गए थे, बल्कि उसके स्वामी की पत्नी द्वारा सिला गया कन्फ्यूशियस संप्रदाय का गहरा वस्त्र भी उससे छीन लिया गया था। कंपाती हवा में केवल उसके पतले अधोवस्त्र ही बचे थे। उसका शरीर एक भारी जंजीर से बंधा हुआ था और उसे एक लकड़ी के पिंजरे में डाल दिया गया था, जो किसी कैदी की गाड़ी जैसा था। उसके अलावा वहाँ कई अजीबोगरीब चीज़ें थीं और लगभग एक दर्जन हटे कट्टे आदमी उसे घेरे हुए थे, और शाम ढलने वाली थी क्योंकि उसे पास से तेज़ आवाज़ में बातें सुनाई दे रही थीं। साम्राज्य पर कहानियाँ खोजें। बूढ़े छठे, आपके पास वास्तव में कुछ है। इस बच्चे के पास कुछ कौशल होना चाहिए। विप्लॉक काफ़ी मूल्यवान है। हो बिल्कुल, मुझे लगा कि इस लड़के ने थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट सीखी होगी और जियानबू में नाम कमाना चाहता होगा। मैंने जो दवा ली थी उससे काले भालू को भी बेहोश किया जा सकता था, फिर भी इसका असर उल्टा हो गया। जियानबू में नाम कमाना, जियानबू में नाम कमाना, हा हा हा। जियानबू खून से भर गया है, आगे और पीछे चाकू मारा गया है। और भी हंसी मजाक और खुशामद के बीच वान गनफेंग अकड़ गया। उसे लगा जैसे जियानबू का उसका सपना पूरी तरह चकनाचूर हो गया है। उसे कीचड़ भरी खाई में फेंक दिया गया है, लापरवाही से रौंदा गया है, और वह काफ़ी नाराज़ है। ऐसा लग रहा था कि वे मंजिल पर पहुंच गए हैं। जैसे जैसे गाड़ी की गति धीमी होती गई, गाड़ी धीरे धीरे एक गढ़ में प्रवेश कर रही थी। वान गनफेंग ने एक नज़र चुराई और उसका खून एक पल में ठंडा हो गया। डूबता हुआ सूरज खून की तरह लाल था और गढ़ के दोनों ओर दो लंबे डंडे थे, जिनके बीच में रस्सी थी, जिस पर कपड़े लटकाने की तरह लाशों की एक पंक्ति दिख रही थी, और कई लोग ठंडी हवा में झूलते हुए एक नई लाश को लटकाते हुए गालियां दे रहे थे। गाड़ी चला रहा हट्टा कट्टा आदमी हंसा और बोला, हा हा, ये लड़की भी कैसे मर गई? आह, हमेशा से इतना जिद्दी, टूटने तक खेला, फिर भी जिद्दी, इसका क्या फ़ायदा? वह आदमी स्पष्ट रूप से नाराज़ होकर बोला, अगर वह मौत चाहती है तो उसे मरने दो। दुबले पतले अधेड़ आदमी ने मेरी ओर देखा और आह भरते हुए बोला, तुम बहुत क्रूर हो। ओहो, छठे मास्टर की क्या उच्च राय है? छठे मास्टर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, उस औरत का सबसे मनमोहक अंग उसके गोरे नाजुक पैर थे। तुम्हें बस उन लाल कढ़ाईदार जूतों का इस्तेमाल करना था, बिल्कुल गर्म धधकते लोहे के जूते। एक बार जब वह उन्हें पहन लेती तो कौन देख सकता था? वह आदमी क्षण भर के लिए अचंभित हुआ, लेकिन फिर बोला, आह, वे सब मर चुके हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है?
छठे गुरु, आप नहीं समझेंगे, लाल कढ़ाईदार जूते पहने हुए चंचल महिलाएं सचमुच जोर जोर से उछलती हैं। जूते पहनते समय भी उन्हें डर नहीं लगता। वान वेनफेक का शरीर थोड़ा कांप रहा था, फिर भी बौद्ध मंत्रों और तलवारों की सीटी की आवाज़ें उसके कानों तक पहुंच रही थीं, जिससे उसका क्रोध दब गया। श्री यंग ने उसे निर्देश दिया था कि पहले स्थिति को समझे, फिर निर्णय ले और जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए। उनके शब्द अब ठंडे नहीं थे, बल्कि उनमें एक छिपा हुआ क्रोध था। वह समझ गया, लेकिन उसका गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ। कहानियों के उन रईस चोरों की छवि, जो जंगलों से चीखते थे, लोगों को बुराई से मुक्त करते थे, अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करते थे, तुरंत चकनाचूर हो गई और एक कठोर सच्चाई सामने आ गई। नई लाश एक नाजुक और आकर्षक युवती की थी, जिसका चेहरा कोमल था, जो तड़प तड़प कर मर गई थी, फिर भी उसके चेहरे पर राहत और मुक्ति का भाव था। लाल गर्म लोहे के जूतों से डर नहीं लगता था, वे उन्मत्त होकर नाचते थे। मौत तक नाचते रहे। ऐसी भयावह मौत को आनंदमय मुक्ति मानने वाला कितना निराश होगा। आग की लपटों में नाचना, उन स्तब्ध डाकुओं को देखना। उस पल क्या उसके चेहरे पर गर्व और संतुष्टि थी। वान वेनफेक की हथेलियां थोड़ी कांप उठीं और उनके शरीर के भीतर की आंतरिक शक्ति गरजती हुई गर्जना की तरह उमड़ पड़ी। वह युवा लड़की उससे मुश्किल से 1 वर्ष बड़ी थी। वह स्वर्ग की लालसा लिए जियांगू में कदम रखा था, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उसे नरक के 18वें स्तर के सबसे भयावह दृश्य दिखाई दिए। रास्ते में वे पीली मिट्टी और मिट्टी से बने कई छोटे छोटे घरों से गुजरे, जिनमें न तो कोई दरवाज़ा था और न ही खिड़कियां, बस लोहे की सलाखों से घिरे हुए थे। कई लोग अंदर बंद थे, पुरुष और महिलाएं, जवान और बूढ़े, उनके चेहरे सुन्न थे। कई लोग ठंडी हवा में कांप रहे थे, सिर्फ पतले एक परत वाले कपड़े पहने हुए। ऊंची दीवार के दक्षिणी छोर पर लोहे के यातना उपकरण टंगे थे, जिन पर ताज़ा खून के धब्बे थे, जो साबित कर रहे थे कि वे महज सजावटी खिलौने नहीं थे। क्रूर व्यवहार और मजबूत, शक्तिशाली शरीर वाले हटे कट्टे डाकू पास ही खड़े होकर बेसुध बातें कर रहे थे, जबकि पकड़े गए आम लोगों से जबरदस्ती कड़ी मेहनत करवाई जा रही थी। जरा सी भी रुकावट पर चाबुक से मार पड़ती। वान वेनफेक को अस्थायी रूप से एक कोठरी में डाल दिया गया, जबकि वे लोग जोर जोर से हंसते हुए चले गए। कमरे में 7-8 लोग थे, जिनमें से ज्यादातर चलती फिरती लाशों जैसे लग रहे थे। सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी में अभी भी कुछ जिंदगियां दिख रही थीं। उसे अंदर आते देख बुजुर्ग ने एक कड़वी मुस्कान दी और कहा, लानत है बदमाशों पर, एक और को पकड़ लिया। वान वेनफेक की नज़र उस बुजुर्ग पर पड़ी। उसका मन अभूतपूर्व क्रोध से भर गया। स्वभाव से दयालु होने के कारण ऐसे अत्याचारों पर उसकी प्रतिक्रिया और भी तीव्र थी। वह भारी स्वर में बुदबुदाया, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे विशाल महान किन में ऐसे डाकू और ऐसी त्रासदियां अभी भी मौजूद हैं? क्यों? बूढ़े व्यक्ति ने कड़वाहट भरी हंसी हंसते हुए कहा, यह इसलिए है क्योंकि हमारा महानकिन शक्तिशाली है और इसका क्षेत्र विशाल है। ये राष्ट्र की नींव रख सकता है और सभी बड़े अपराधियों को एक साथ ला सकता है, लेकिन पहाड़ी डाकुओं के ये छोटे समूह विशालकाय जानवर परजू की तरह हैं, जिन्हें पकड़ना और नियंत्रित करना मुश्किल है। और एक बार जब हम उनसे निपट लेते हैं, तो एक नया समूह उभर आता है। महानकिन भी कष्ट सहता है। हम इन तुच्छ जुओं के लिए 18 ड्रैगन रक्षकों को वापस नहीं बुला सकते, अन्यथा हमारे आसपास के भेड़िए फिर से बेचैन हो जाएंगे, जिससे और भी भयानक मौतें होंगी। लेकिन अगर साधारण रक्षक कार्रवाई करते हैं, तो ये डाकू, जो धूर्त होते हैं, पहाड़ों पर रेंगते हैं और गुफाओं में छिप जाते हैं, और केवल तभी हमला करते हैं जब उन्हें कोई आसान लक्ष्य दिखाई देता है। पहाड़ों में आग लगाए बिना उन्हें खत्म करना कठिन है और इसका कोई फायदा नहीं है। फिर भी पहाड़ों को आग लगाने से आम लोगों का जीवन और भी कठिन हो जाएगा। अनगिनत स्थानीय अधिकारी हैं जिनका दिल टूट रहा है, फिर भी वे असहाय हैं, सचमुच खून खांस रहे हैं। वान वेनफेक ने अपना मुंह खोला और पूछा, तो फिर क्या किया जा सकता है? बड़े ने आह भरते हुए कहा, कौन जाने, ये मार्शल आर्टिस्ट मजबूत और हटे कट्टे हैं, जन्मजात दुष्ट हैं, जन्मजात आलसी हैं। हमेशा ऐसे कई लोग होंगे जो ईमानदार जिंदगी जीने को तैयार नहीं होंगे। चोरी डकैती जल्दी पैसा कमाने की तरकीबें हैं और उन्हें ग्रीन फॉरेस्ट का हीरो भी कहा जाता है। ऐसा क्यों न करें? ये तथाकथित अपराध के लिए मार्शल आर्ट का उपयोग है, जिससे बुरे काम होते हैं। जैसा कि कहावत है, ऋषि के बिना महान चोर को नहीं रोका जा सकता। यदि दुनिया में कभी कोई मार्शल आर्ट नहीं होती, तो शायद इतने सारे चोर और डाकू नहीं होते जो ईमानदारी से जीवन जीने के बजाय आलस्य पसंद करते हैं। क्या हीरो हैं? उफ, इस बूढ़े ने कभी कोई अच्छा चोर नहीं देखा। बूढ़ा आदमी बड़बड़ाता रहा, जबकि वान वेनफेक दीवार से टिका हुआ विचारों में मत रहा था। उसके सिर पर चढ़ा गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया और धीरे धीरे उसकी समझ वापस आ गई। फिर भी जैसे ही उसके घुटने पर रखा हाथ धीरे धीरे कसता गया, उसके विचार बदलने लगे। लगभग आधा घंटा बीत जाने के बाद किसी ने कोठरी का दरवाज़ा खोला और वान वेनफेक को, जो लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, ऊपर खींच लिया और कहा, बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। अरे
तुम उम्मीद करो कि वह औरत बॉस को खुश कर दे। आज वह बहुत गुस्से में है। ये कहते हुए वह वांग इनफेंग को दूर ले गया। बुजुर्ग कुछ कहना चाहता था लेकिन अंततः हार मानकर बैठ गया और सिर्फ आहें भर सका। फिर अचानक क्रोध से भरकर उसने जमीन पर जोरदार मुक्का मारा और गाली दी। लानत है इन बदमाशों पर, स्वर्ग इन्हें बिजली से क्यों नहीं मार देता। हालांकि डाकू को पता था कि उसके पीछे खड़ा युवा लड़का मार्शल आर्ट जानता होगा, फिर भी वह सुरक्षित महसूस कर रहा था। 300 पाउंड की जंजीरों में जकड़े हुए व्यक्ति में कितनी ताकत हो सकती है। लेकिन जैसे ही वे एक ऐसे मोड़ पर मुड़े जहां कोई मौजूद नहीं था, एक जबरदस्त जोर से डाकू की गर्दन पर लगा, जिससे वह चुपचाप वांग इनफेंग की बाहों में गिर पड़ा। वांग इनफेंग ने नजरें चुराईं और डाकू को चांदनी की छाया में घसीट लिया। उसी समय मिस्टर यंग की आवाज़ अचानक उसके कानों में पड़ी। शाओलिन में प्रवेश करें। वांग इनफेंग चुप हो गया और परछाई में गायब हो गया। शाओलिन क्षेत्र में प्रवेश करते ही उसने मिस्टर यंग को एक सुनसान चोटी पर पीठ पीछे हाथ जोड़े खड़े देखा। विद्वान ने ठंडी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और पूछा, क्या आप इन लोगों को मारना चाहते हैं? बैकवोट बैकवोट बैकवोट। क्या आप जानते हैं कि कितने स्वामी हैं? क्या आप जानते हैं कि शायद उनमें से कुछ लोग अपनी कठिन परिस्थितियों के कारण अपनी इच्छा के विरुद्ध अपराधी बनने के लिए मजबूर हो गए हैं। वांग इनफेंग चुप हो गए। उन्होंने पास में खड़े भिक्षुसी पर एक नज़र डाली और पहली बार उन्होंने अपने अधीनस्थ शिष्य के आचरण को त्याग दिया और सीधे श्री यंग की ओर देखते हुए कहा, साम्राज्य पर नवीनतम कहानियां पढ़ें। महान किम कानूनी संहिता के अनुसार जो कोई हत्या करता है उसके मुख्य अपराधी का सिर कलम कर दिया जाएगा और उसके साथी को फांसी पर लटका दिया जाएगा। उनकी संतानों को 3000 ली के लिए निर्वासित कर दिया जाएगा। महान किम के डाकुओं के विरुद्ध कठोर कानूनों के तहत जो लोग इकट्ठा होकर विरोध में दहाड़ेंगे उन्हें बिना किसी अपराध के मौत की सजा दी जाएगी। मुख्य अपराधी की संपत्ति मुखबिर को पूरी लौटा दी जाएगी। उसकी पत्नी और बच्चों को 3000 ली के लिए निर्वासित कर दिया जाएगा, दास्ता की स्थिति में भेज दिया जाएगा तथा 3 वर्षों तक कठोर श्रम कराया जाएगा तथा हत्या में शामिल जिन लोगों ने इसकी सूचना नहीं दी उन्हें भी बिना किसी अपराध के मृत्युदंड दिया जाएगा। श्री यंग का चेहरा कठोर हो गया और उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, भोला, तुम अपने आप को क्या समझते हो? आपका स्वभाव इतना सरल और सीधा है कि आप हर चीज़ को काले और सफ़ेद में देखते हैं, इसलिए आप किसी के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने में सबसे आसान हैं। लेकिन आवाज़ रुक गई और विद्वान की आंखों में एक चमक दिखाई दी जब उसने वांग इनफेंग को सिर से पैर तक देखा। फिर अचानक हंस पड़ा और बोला, कानून जिस चीज़ को संबोधित करने में परेशानी महसूस कर रहा है उसे दंडित करने की इच्छा, स्वर्ग और पृथ्वी को अभी तक जिसे मारना है उसे मारना। अच्छा, बहुत अच्छा, उत्कृष्ट। इस मामले में कई गवाह हैं जो निश्चित रूप से सभी पक्षों का ध्यान आकर्षित करेंगे। आप अपनी असली पहचान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपने दाहिने हाथ के इशारे से युवक पर अचानक स्याही के रंग के वस्त्र उभर आए जो बिना किसी सजावटी डिजाइन के बिल्कुल फिट बैठे थे, सिवाय शुद्ध सफ़ेद बेदाग कॉलर और कफ के जो काले रंग के साथ एकदम विपरीत प्रभाव पैदा कर रहे थे। वह पाताल लोक से आए किसी जल्लाद जैसा लग रहा था और उसकी आवाज़ में एक हल्की सी ठंडक थी। श्री यंग के हाथ में एक हरे रंग की बांस की छड़ी दिखाई दी जो सीधी और खड़ी थी तथा अभी भी सुबह की ओर से गीली थी। उन्होंने लापरवाही से इसे वांग इनफेंग की ओर फेंकते हुए कहा, ये वस्तु आपके थंडर विगोर में यिन का संकेत जोड़ सकती है जिससे आपके लिए अपने निशानों को छिपाना आसान हो जाएगा। वांग इनफेंग ने बांस की छड़ी ली और जैसे ही उसमें थंडर विगोर डाला गया, वज्र सांप बांस के चारों ओर कुंडली मारकर बैठ गए, अब पहले जैसे भयंकर नहीं रहे बल्कि और भी कोमलता और गहरे बैंगनी रंग के साथ। वह एक पल के लिए चुप हो गया, फिर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, धन्यवाद महोदय। उसके सामने खड़े विद्वान ने उपेक्षापूर्वक हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक लोहे का मुखौटा प्रकट हुआ जो युवक के चेहरे पर लगाने के लिए तैयार था, लेकिन एक हथेली ने उसकी कलाई पकड़ ली। श्री यंग को हल्का सा आश्चर्य हुआ। युवक ने उसके हाथ से मुखौटा ले लिया जिस पर बयान की आकृति बनी थी जो ड्रैगन के 7 पुत्रों में से एक है, एक ऐसा प्राणी जो सही और गलत में अंतर करता है और निष्पक्ष रूप से निर्णय करता है। उसकी बाघ जैसी आंखें वांग इनफेंग को ठंडी निगाहों से घूर रही थीं, मानो वे सूर्यास्त में सुंदर लड़की की आंखें हों। पहले जो कुछ भी उसने देखा था उसकी छवियां उसके दिमाग में उभर आईं। उसकी उंगलियां थोड़ी ठंडी हो गईं। वांग इनफेंग ने धीरे से कहा, मुझे करने दीजिए सर। जैसे ही वह बोल रहा था, युवक ने अपने चेहरे पर मुखौटा लगाने के लिए अपना हाथ उठाया जो बिल्कुल फिट बैठ रहा था। बयान मुखौटे की आंखों से स्पष्ट रूप से काले और सफ़ेद रंग की 2 आंखें दिखाई दे रही थीं। विद्वान आश्चर्यचकित हुआ, फिर थोड़ा सा सिर हिलाया और अपने सामने खड़े युवक की ओर देखने के लिए पीछे हट गया। काले कपड़े पहने, काले बाल कंधों पर लहराते, भयंकर गंभीर बयान मुखौटा पहने। धातु में एक हल्की ठंडक थी, काले बाल थोड़े बिखरे हुए थे। पूरी तरह से काले रंग के परिधान ने युवक को और भी ठंडक का एहसास दिलाया। उसके अंदर हत्या करने का दृढ़ संकल्प ठंड को और भी तीव्र बना रहा था।
जिसने मिस्टर यंग की निगाहों को संतुष्ट कर दिया, जिन्होंने थोड़ा सिर हिलाकर कहा, अपना नाम रखिए। युवक की आंखें साफ थीं, वह अपनी तलवार लेकर घूमा, एक क्षण के लिए चुप हो गया और फिर धीमे स्वर में बोला, यी नानपिंग। पलक झपकते ही वह आकृति शाओशी पर्वत से गायब हो गई। शे परिवार ने आह भरी, एक विद्वान शब्दों से अराजकता लाता है और नायक मार्शल कौशल के साथ प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हैं। आखिरकार इरादे को शांत करना कठिन है। पुनश्च एक लंबा अध्याय प्रस्तुत है। ये वान बिनफेंग के चरित्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। वह अभी भी दयालु और ईमानदार हो सकता है, लेकिन वह अब दुनिया से अछूते बच्चे की तरह भोला नहीं रह सकता, उसे आखिरकार बड़ा होना ही होगा। फिर मुझे लगता है यह अंधकार और शिष्टता की उपस्थिति है जो जियांगू को बनाती है, और ठीक अंधकार के कारण मार्शल नायक की भावना और अधिक उज्ज्वल रूप से चमकती है और अधिक कीमती है। बैकवोट बैकवोट बैकवोट। काले बादलों ने आकाश को ढक लिया, जिससे चमकता चांद छिप गया। डू जानपेंग अपने भाले को गले लगाए दीवार से टिक गया, मानो सर्दी की जानलेवा ठंडी हवा से खुद को बचा रहा हो। उसके बगल में एक मशाल जल रही थी, जो उसे भूख और कमजोरी से बचाने के लिए पर्याप्त गर्मी दे रही थी, जैसे कैदियों की तरह जो ठंड में सो जाते और फिर कभी नहीं उठते। हालांकि जिस बूढ़े व्यक्ति को उन्होंने कुछ दिन पहले पकड़ा था, वह एक अपवाद था। वह बूढ़ा अपंग है, फिर भी वह इस मौसम में इतने लंबे समय तक टिक पाया, उसका जीवन अवश्य ही कठिन रहा होगा। उसने सफ़ेद सांस का एक बादल छोड़ा। आसपास खड़े उसके साथियों को इस मौसम में बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, न ही उसे। सर्दी आलस का मौसम होता है, खासकर नए साल के ठीक बाद। उसका मन बेकाबू होकर घर पर अपने बच्चे और पत्नी की ओर चला जाता। हर साल इसी समय वे आमतौर पर चूल्हे के पास बैठकर दो शकरकंद तब तक भूनते थे जब तक कि उनके छिलके कुरकुरे सुनहरे न हो जाएं और उनमें से शहद जैसा गाढ़ा पदार्थ न निकलने लगे। उसे वे हमेशा सबसे स्वादिष्ट लगते थे। उनके बेटे को ये सबसे ज़्यादा पसंद आया। नया साल बीत चुका था, उसका लड़का बड़ा हो गया होगा। डू जानपेंग के मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपने हाथों पर सांस ली और उन्हें आपस में रगड़ा। उसके विचार स्पष्ट होते गए। उसे यहाँ लगन से काम करना था, विश्वास अर्जित करना था और फिर भागने का मौका ढूंढना था। उसने हाल ही में बहुत मेहनत की थी और उसके वरिष्ठों ने भी इस पर ध्यान दिया था। उसे जल्द ही अकेले पहरे पर जाने का मौका मिल जाएगा, जिससे उसे बच निकलने का मौका मिल जाएगा। इसलिए वह अधिक प्रयास करेगा। तभी हवा में एक अजीब सी खुशबू तैरती हुई सी महसूस हुई। डू जानपेंग अपनी याददाश्त टटोलने के लिए रुका, लेकिन उसे ठीक से पहचान नहीं पाया। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा ताकि साथ में निगरानी कर रहे अपने साथी को सचेत कर सके। काले बादल छंट गए। उसका साथी, जिसे आराम करना चाहिए था, न जाने कब जमीन पर गिर पड़ा। उसके सामने नरक की 18वीं परत से आती हुई एक आकृति ने अपना सिर उठाया। क्रू ड्रैगन बीस्ट के मुखौटे के नीचे बिल्कुल काली और सफ़ेद आंखों का एक जोड़ा चुपचाप उसे देख रहा था। उसके पैरों के पास गिरे हुए आदमी के गले से गाढ़ा लाल रंग का तरल पदार्थ रिसने लगा और डू जानपेंग के दिल में तुरंत एक बर्फीले डर ने जकड़ लिया। वह सहज ही डर के मारे चीखना चाहता था, लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने एक साया कौंध गया। रात के अंधेरे से भी ज्यादा गहरे आवरण में एक चुभने वाला दर्द उसके गले में उठा और वह रसातल में गिर गया। जैसे ही बादल छंटे, आकाश में तारे और चांद चमक उठे। ऐसी रात हत्या के लिए अनुपयुक्त थी, अपराधों के खुलासे के लिए अधिक उपयुक्त थी। वान बिनफेंग गढ़ में किसी भूत की तरह घूम रहा था। डाकू चालाक थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने खुद मौत के फरिश्ते को न्योता दिया है। ताओवादी 9 महलों की सीढ़ी ने उसे पकड़े जाने से बचने और उनके छिपे हुए इलाकों में घूमने में मदद की। 1000 पाउंड वजनी जंजीरों से लदे होने के बाद वह बर्फ में ऐसे चल सकता था मानो कुछ भी न हो। अब बिना किसी बाधा के चुपचाप चलते हुए और बर्फ में कोई निशान न छोड़ते हुए चलना कोई मुश्किल काम नहीं था। शाओलिन चांगक्वान हत्या के लिए नहीं था, लेकिन श्री यंग द्वारा सिखाए गए सीधे प्रहार, जिसमें थंडर विगोर भी शामिल था, के कारण कड़कती ठंडी हवा के बीच एक आदमी को मारने के लिए दूसरे कदम की आवश्यकता नहीं पड़ी। उस समय वान बिनफेंग अजीब तरह से शांत और विवेकशील था, अंधेरे में छिपा हुआ, मानो कोई मार्शल आर्टिस्ट अपनी चालों में कोई जल्दबाजी न कर रहा हो। हर शिकार के बाद वह बड़ी सहजता से शव को अंधेरी दरारों में छिपा देता और चुपचाप और प्रभावी ढंग से अपना निरीक्षण जारी रखता। उसने उनमें से किसी को भी छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी गतिविधियां धीमी होती गईं और एक एक करके डाकू एक ही अदृश्य प्रहार से मर गए। कोई भी प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं था। अब तक महानगढ़ की केंद्रीय इमारत अभी भी जगमगा रही थी। पुरुषों की कर्कश हंसी, औरतों की दर्द भरी चीखें मिल रही थीं। बुझती मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी खिड़कियों और दरवाजों पर टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां डाल रही थी, मानो बुरी आत्माओं ने डाली हों, जिन्हें जल्द ही रात की काली स्याही निगल जाएगी। हरे बांस पर बैंगनी बिजली की एक चमक चमक उठी, जिससे मांस झुलस गया और भयानक दुर्गंध फैल गई।
डॉट 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 डॉट। धीरे धीरे भोर हुई और बूढ़ा आदमी ठंडी हवा के बीच पिंजरे में दुबका हुआ बैठा था, एक लाश की तरह बेजान। हवा के झोंके से उसकी चेतना धुंधली हो गई और जैसे ही वह अंधेरे में डूबने ही वाला था, लगभग सहज ही उसने अपने पास रखा एक नुकीला पत्थर उठाया और उसे अपनी जांघ पर जोर से पटक दिया। उसके गले से एक धीमी कराह निकली, लेकिन इससे वह फिर से होश में आ गया। सांस लेने के लिए हौंफते हुए उसका शरीर कांप उठा और जल्द ही पसीने ने उसके गंदे सफ़ेद बालों को भिगो दिया, जो उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर चिपक गए। एक पल के लिए सांस लेने के बाद वह अपने असहयोगी दाहिने पैर को घसीटता हुआ मुश्किल से सलाखों तक पहुंचा। उसने हाथ बढ़ाकर टूटी हुई बर्फ उठाई जो खाना बनकर जम गई थी और कांपते हुए उसे अंदर ले गया। बर्फ गंदी थी और उसमें भूसा जैसी चीजें भी थीं, लेकिन बूढ़े ने बिना देखे उसे सड़े हुए खाने के साथ लालच से चबाने और निगलने के लिए मुंह में ठूंस लिया। पेट में कुछ होने के कारण वह कुछ हद तक सक्रिय हो गया और ठंडी दीवार के सहारे झुककर दूर तक देखने लगा। युवक को कई घंटे पहले ही उठा लिया गया था, उसकी जान जाने की संभावना बहुत कम दिख रही थी। मेरे महान महान किन, मेरे विशाल महान किन। बूढ़े आदमी ने अपने दांत भींच लिए, उसकी नाक में खटास का एहसास हुआ। आसमान धीरे धीरे उजला होता गया। सर्दियों का सूर्योदय बर्फीली छाया में पीला, कड़ाके की ठंड और हड्डियों को कंपा देने वाला नीला रंग लिए हुए क्षितिज पर दूर तक फैला हुआ था। बूढ़े आदमी ने ठंडी सांस छोड़ी, ये जानते हुए कि गर्म सूरज जल्द ही उगेगा। वह उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन और भी ज्यादा बेचैन महसूस कर रहा था। बाहर सूरज उगने वाला था, लेकिन क्या सूर्य सचमुच इस गढ़ के भीतर की विद्रोही चीजों को दूर कर सकता है? सूरज की रोशनी हमेशा की तरह बिखर गई, फिर भी सर्दियों के सूरज की हल्की गर्मी कीमती थी। बूढ़े आदमी ने कांपते हुए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और थोड़ी सी गर्मी की तलाश की। ऐसा लग रहा था जैसे भोर में दूर से पक्षियों की चहचहाहट आ रही हो, जो पहले तो धीमी थी लेकिन जल्द ही कानों को चुभने वाली, कष्टदायक और शोकाकुल हो गई। बूढ़े का शरीर अचानक अकड़ गया। पक्षियों की आवाज़ें सुनकर, जो दूर हुई या पास और भी साफ होती जा रही थीं, उसने पुष्टि की कि वे उसकी कल्पना की उपज नहीं थीं। उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं और उसके होंठ कांपने लगे। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड, वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं। वे अंततः यहाँ तक पहुँच ही गए। बूढ़ा मुस्कुराना चाहता था, पर उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह निकले। वह पीछे झुककर बैठ गया, अपनी पतलून के दाहिने पैर को ऊपर उठाया, जिससे एक भयानक नया घाव दिखाई दिया। उसने अपने दाहिने हाथ से नुकीले पत्थर को पकड़ा, हल्की सांस ली और उसे अपने दाहिने पैर में जोर से घोंप दिया। जो जख्म अभी भर रहा था वह फट गया, उसका पहले से ही पीला पड़ा चेहरा लगभग रंगहीन हो गया। उसके हाथ में पकड़ा पत्थर जमीन पर गिर पड़ा, उसकी नुकीली धार ताज़ा खून और मवाद से सनी हुई थी, जो एक भयावह दृश्य था। बूढ़ा आदमी कांपते हुए जख्म की जांच करने के लिए उसमें हाथ डाला। तीव्र दर्द से उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था, फिर भी डाकुओं को सतर्क करने के डर से वह जरा सी भी आवाज नहीं निकाल सका और चुपचाप तीव्र पीड़ा को सहन करता रहा। बूढ़े का दुबला पतला शरीर अचानक जोर से कांप उठा, उसके गले से एक दबी हुई गुर्राहट निकली। आखिरकार उसने एक नाजुक सी गड़ी हुई चीज निकाली, उसका दाहिना हाथ खून से लथपथ था। कुछ सांसें लेने के बाद, जबकि दर्द बहुत तेज था, बूढ़े ने दांत भींच लिए और अपनी हथेली से जमीन पर टिककर पिंजरे के मुंह तक पहुंचने के लिए इंच इंच संघर्ष किया। खून से लथपथ कोयलों की चीखें दूर तक गूंजती हुई एक शोकपूर्ण ध्वनि उत्पन्न कर रही थीं। उसका सिर बर्फीले, जंग लगे सलाखों से टकराया। जैसे ही उसने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला, बूढ़े आदमी के होठों पर घृणा से भरी जहरीली आंखें थीं और मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपने दाहिने हाथ से पिंजरे से बाहर हाथ बढ़ाया और बाएं हाथ की पूरी ताकत से उसे जोर से खींचा। खून और मवाद ने इस तंत्र की जटिलता में कोई बाधा नहीं डाली। लपटें भड़क उठीं, बूढ़े की हथेली को झुलसा दिया, फिर भी उसे बस गर्मी की एक लहर महसूस हुई। आतिशबाजी आसमान में उठी और जोर से फटी, जिससे वह अंधकार छंट गया जो अभी तक पूरी तरह से नहीं छंटा था, और एक विशाल प्राचीन मोहर का आकार ले लिया, जिसके प्रहार भयंकर थे, रक्त की तरह चमकदार लाल। किन खून से लथपथ कोयलों की चीखें अचानक बंद हो गईं। बूढ़ा आदमी करवट बदलकर जमीन पर लेट गया, उसके पैर में तेज दर्द बना हुआ था, फिर भी वह इससे परिचित था। उसने पास में पड़े पटाखों पर मोटा नमक लगाया और फिर उन्हें अपनी जांघ में लगे घाव में डाल दिया। इस असहनीय दर्द के साथ वह एनेस्थीसिया के असर से जूझ रहा था और ध्यान से माकर गिरा रहा था। 3 दिन बीत चुके थे, पूरे 3 दिन। अंततः उसने सोचा कि शायद जंगली जानवरों ने निशान बिखेर दिए होंगे और वे उसे ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने शर्त जीत ली थी। बूढ़ा आदमी खिलखिलाकर हंसा, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, मृत्यु पर कोई पछतावा नहीं। डॉट 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 डॉट
ठंडी हवा चुभ रही थी। एक एक करके शिकारियों की साधारण पोशाक पहने लंबी लंबी आकृतियां आसपास के जंगलों से चुपचाप निकलकर वहां इकट्ठा हो रही थी, जहां किनका किरदार देर तक आसमान में रहा। नायक ने तलवार थाम रखी थी, उसकी भौहें सख्त थीं, उसका शरीर बर्फ और ओस से ढका हुआ था, फिर भी वह दृढ़ था। डाकू चतुर थे, उन्हें अपने लोहे के कवच उतारकर सामान्य शिकारियों की तरह निशानों की तलाश में जंगल में अलग से प्रवेश करना पड़ा। घास को पीटने से सांप के डर से वे रात में आग नहीं जलाते थे। पूरे 3 दिन बिना नींद या आराम के रक्तलाल किन चरित्र के फीके पड़ने से पहले 80 महान किन सैनिक महानगढ़ में घुस आए और वहां उन्हें ढेरों लाशें बिखरी मिलीं। बाघ जैसी निगाहों से आगे चल रहा आदमी उस इलाके में तेजी से गया और बूढ़े आदमी के निशान देखकर दौड़ पड़ा। अपने हाथ में लिए हुए क्षैतिज कृपाण से उसने तिरछे 2 वार किए, जिससे पिंजरा फट गया। बूढ़े आदमी ने जब उस आकृति को देखा तो पहले तो वह शांत हुआ, उसके चेहरे पर खुशी उभरी, लेकिन फिर वह गुस्से में बदल गई। उसने हाथ उठाकर उसे सहारा दे रहे आदमी के चेहरे पर जोर से मारा, एक हाथ से उसका कॉलर पकड़ा और कांपते हुए दाहिने हाथ से लटकी हुई लाशों की ओर इशारा किया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने कांपते हुए पूछा, तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम इतनी देर से क्यों आए? आदमी ने बिना हिले डुले थप्पड़ खा लिया, अपना मुंह खोला और कहा, मैं देर से पहुंचा हूं और सैन्य दंड स्वीकार करने को तैयार हूं। सैन्य दंड? मेरे गधे, मैं अब तुम्हारा वरिष्ठ नहीं रहा, बस एक कमजोर रणनीतिकार हूं जिसे तुम्हें दंडित करने का कोई अधिकार नहीं है। बूढ़ा आदमी कुछ कदम पीछे हटा, 2 सांसें ली, पास खड़े सैनिकों से कमर में बंधी तलवार छीनी और भारी आवाज में चिल्लाया, इन सभी बदमाशों को मार डालो। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसने कई बार हिंसक रूप से खांसी, एक महान किन युद्ध कृपाण पर झुकते हुए, लड़खड़ाते हुए, लेकिन गिरने से इनकार कर दिया। उस दिन सादे वस्त्र पहने और कृपाण लिए 80 किन सैनिक गढ़ में घुसे तो उन्हें डाकुओं की लाशें मिलीं। साधारण निम्न श्रेणी के सैनिकों से लेकर 7 नेताओं तक सभी मारे गए। मृत्यु का तरीका एक जैसा था, प्रत्येक गले में एक बड़ा छेद था। डाकुओं का सरदार युआन युवानजी उस बड़े घर में मरा जिसे उसने पैसों से खरीदा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, वह अपनी तलवार पकड़े हुए था, मानो उसने किसी दुश्मन को देख लिया हो, लेकिन हथियार निकालने से पहले ही मारा गया। उसके बगल में एक सुंदर बेहोश औरत पड़ी थी, जिसका नाजुक शरीर एक काले कपड़े से ढका हुआ था। ये परिधान पूरी तरह से काला था, सिवाय कफ और कॉलर के, जो शुद्ध सफ़ेद थे और किसी भी प्रकार की धूल से अछूते थे। बूढ़ा आदमी भीड़ को चीरता हुआ, तलवार लेकर लड़खड़ाता हुआ डाकुओं के सरदार के पास पहुंचा। उसकी छाती जोर से धड़क रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, युआन युवानजी, बूढ़े लड़के, मैं यहाँ उन सैकड़ों देशवासियों की ओर से आया हूँ जो अन्यायपूर्ण तरीके से मारे गए और आपको नए साल में देर से मिलने आए। इन शब्दों के बाद उसने अपनी शक्ति जुटाई और महान किन युद्ध कृपाण सीटी बजाते हुए डाकुओं के सरदार के शरीर पर टूट पड़ा। युद्ध कलाकार बलवान था और केवल एक बार ही हुआ था। हालांकि बूढ़े ने ध्यान ही नहीं दिया और लगातार काटता और काटता रहा। चमकती तलवार बूढ़े के भयानक भाव को प्रतिबिंबित कर रही थी, बिल्कुल किसी राक्षस या पागल हत्यारे की तरह। वह न जाने कितनी देर तक वार करता रहा, जब तक कि उसकी तलवार जमीन पर गिर नहीं गई। जब उसका हाथ कमजोरी से कांपने लगा, तभी वह रुका। बूढ़ा आदमी लगभग मिट चुके घृणित चेहरे को देखकर हाँफने लगा, फिर जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। पुनश्च इस उदार पुरस्कार के लिए लाइट एंड डार्क 0516 का धन्यवाद। यह एक लंबा अध्याय है और लॉन्च के बाद और भी कुछ आएगा, हाथ जोड़कर। बैकवोट। किन सैनिकों ने बहुत ही कम समय में डाकुओं के गढ़ पर नियंत्रण कर लिया। फंसे हुए नागरिकों को बचा लिया गया और हर एक को मोटे सूती कपड़ों और कंबलों में लपेट दिया गया। सूरज उग चुका था, लेकिन उन्हें गर्म रखने के लिए बड़े बड़े अलाव जलाए गए थे। डाकुओं द्वारा तैयार किए गए मांस और पहाड़ी व्यंजनों को काटकर तेज आंच पर उबालने के लिए बर्तनों में डाल दिया गया था और उनके शरीर को गर्म रखने के लिए मुट्ठी भर नमक भी डाला गया था। यदि उन्हें पोषण नहीं दिया गया तो भले ही इन लोगों को बचा लिया गया तो संभवतः केवल 70% ही पहाड़ से नीचे उतरने में जीवित बच पाएंगे। बुजुर्ग, जिसने डाकू सरदार को लगभग कुचलकर चूर चूर कर दिया था, बिस्तर पर बैठा था। उसकी जान के घाव को लापरवाही से फटे कपड़े के टुकड़े से लपेटा गया था, मानो यही इलाज काफी था। उसके बगल में एक छोटी सी मेज पर किन सैनिकों को मिले बही खाते रखे थे। बुझती मोमबत्तियों की धुंधली रोशनी में बुजुर्ग ने उन्हें पलटा और ऐसा लगा जैसे शब्दों से लपटें उसकी आंखों में आ रही हों। उसकी घृणा उसे दांत पीसने पर मजबूर कर रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें पकड़ना इतना कठिन था। कोई आश्चर्य नहीं। बही खाते में किस महीने और किस दिन उन्होंने किसे लूटा और कितने चांदी के सिक्के प्राप्त किए, इसके विवरण के अलावा काउंटी शहर, निरंतर पर्वत श्रृंखला के साथ साथ 18 परस्पर जुड़े किलों के एक दूसरे को सहारा देने का रिकॉर्ड भी था। और आखिरी पन्ने पर उसने कुछ जाने पहचाने नाम भी देखे, विशेषकर ये परिचित नाम जिससे बूढ़े व्यक्ति की आंखें थोड़ी लाल हो गईं।
पीठ में छुरा घोंपने वाले कुत्ते। एक हट्टा कट्टा आदमी दरवाजे से अंदर आया, मुठ्ठियां भींचे और बोला, बड़े भाइयों ने उस युवक को ढूंढ लिया है जिसका आपने उल्लेख किया था। बूढ़े की आंखें चमक उठीं और 14-15 साल का वह लड़का जिसे पहले ले जाया गया था अंदर आया। बूढ़े ने राहत की सांस ली, बही खाता नीचे रखा, बगल में पड़े बिस्तर पर थपथपाया, अपनी आवाज़ धीमी की और मुस्कुराया। छोटे दोस्त, आओ बैठो। वान देनफेंग ने सिर हिलाया। बुजुर्ग के बगल में बैठे हुए उनकी भौहें नीचे झुकी हुई थीं। बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से धीरे से पूछा कि क्या लड़के को चोट लगी है। जब उसे यकीन हो गया कि लड़के को कोई गंभीर चोट नहीं लगी है तो उसने राहत की सांस ली और फिर किन सैनिक को मांस के दलिया का कटोरा लाने के लिए इशारा किया, जिसे उसने खुद वान देनफेंग को देते हुए कहा, थोड़ा दलिया खा लो, गर्म हो जाओ। किन परिवार ने आपको निराश किया है जो बहुत देर से पहुंचा? अगर हम एक दिन पहले पहुंचे होते तो हम दूसरे बच्चे को बचा सकते थे। बूढ़े की आवाज़ गहरी आह में बदल गई और वान देनफेंग का चेहरा उदास हो गया। उसने मांस का दलिया लिया और चुपचाप खा लिया। उसका स्वाद किन परिवार के सैनिकों जैसा ही तीखा था। बुजुर्ग ने किताब के पन्ने पलटे और बीच बीच में वान देनफेंग से पूछा कि उसे किसने बचाया था। लड़के ने मूल योजना के अनुसार उत्तर दिया। केवल इतना कहा गया कि वह एक व्यक्ति था जो गहरे रंग के कपड़े पहने हुए था, बांस की छड़ी लिए हुए था और लोहे का मुखौटा पहने हुए था। ये बात डाकुओं के सरदार की खूबसूरत पत्नी की कही बात से बिल्कुल मेल खाती थी। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और उसे कुछ शक नहीं हुआ। उसने बहीखाते में दर्ज नामों को फिर से देखा। उसकी आंखें आग से जल रही थीं। मांस का दलिया खाने के बाद उन्हें कंबल और भारी कपड़ों में लपेटकर दोपहर की तपती धूप में पहाड़ से नीचे उतारा गया। गलत तरीके से मारे गए लोगों के शवों को, अगर वे अभी भी सुरक्षित थे, तो सफ़ेद कपड़े से ढक दिया गया ताकि वे अपने रिश्तेदारों के आने का इंतजार कर सकें और उन्हें उचित अंतिम संस्कार दिया जा सके। बाकी लोगों को ज़रूरत के चलते ऊंचे हरे पहाड़ों के नीचे दफनाया गया। वे हरे पहाड़ अभी भी स्वच्छ थे। शहर में प्रवेश करने के बाद वान देनफेंग ने हरे अंग वाले घोड़े का नेतृत्व किया, अपनी पीठ पर एक किन और एक तलवार रखी और शहर के भीतर एक सराय में बस गए। वर्षों से इस क्षेत्र को परेशान करने वाले कुख्यात डाकुओं को मार डाला गया। जीत की खबर दूर दूर तक फैल गई और नागरिक एक दूसरे को खबर देने के लिए दौड़ पड़े। अगले दिन सेवानिवृत्त सैन्य सलाहकार सुन शिंगवे अपनी एक टांग घसीटते हुए भीड़भाड़ वाली सड़कों पर वेश्यालयों में नाच गाने के माहौल से गुजरते हुए सरकारी दफ्तर के सामने रुके। उन्होंने अपने कपड़े ठीक किए, हाथ बढ़ाकर चमकीले लाल रेशमी हथौड़े को पकड़ा और पूरी ताकत से शिकायती ड्रम बजाया। धमाका! शिकायत का ढोल 12 बार बजाया गया, गहरा और गूंजता हुआ, आधे काउंटी शहर में गूंजता हुआ। सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी काउंटी कार्यालय के आंगन के नीचे खड़ा था। उसकी आवाज़ कठोर और कर्कश थी। मैं इस शहर के डिप्टी मजिस्ट्रेट और 6 अन्य छोटे बड़े अधिकारियों पर आरोप लगाता हूँ। डाकुओं के साथ मिलीभगत के आरोप में अकाट्य सबूतों के साथ कानूनन उन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए। वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध थे। फिर भी मामले की गंभीरता के कारण इसमें इतने सारे लोग शामिल थे। उन्हें केवल मुकदमे के लिए हिरासत में लिया गया, जबकि कई अन्य ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। डिप्टी मजिस्ट्रेट को अपने मामले के बारे में कई संदेह थे, लेकिन महान किन कानूनी संहिता के अनुसार 5 दंडों के संदिग्ध मामलों में दया होगी और उसे सैन्य खर्च के रूप में कवच के 30 सेट और चांदी की 1000 किलो का भुगतान करके जेल से रिहा कर दिया गया। जब उसे रिहा किया गया तो सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग ने काउंटी कार्यालय के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। उसकी आवाज़ क्रोध से भारी हो गई थी। सैन्य खर्च, कानूनी संहिता। महत्वपूर्ण यह है कि कितने नागरिक अन्यायपूर्ण तरीके से मारे गए, कितने परिवार नष्ट हो गए। 5 दंडों के संदिग्ध मामलों में दया उन लोगों के लिए है जिनके पास अभी भी वापस लौटने का मौका है, न कि इन अत्यंत नीच अपराधियों के लिए जो खामियों का फायदा उठाते हैं। उसकी गुस्से भरी चीखें कर्कश हो गईं, उसका सिर अस्त व्यस्त हो गया। 2 सरकारी अधिकारी उसे बाहर ले गए। उसके बिखरे सफ़ेद बाल और टूटी टांग एक दयनीय दृश्य बना रही थी। जब वह लंबी सड़क पर गुस्से से चिल्ला रहा था, उसकी आवाज़ में गहरा दुख था। उसी दोपहर बचाव पक्ष के जनरल ने पूरे शिविर को 3 दिन की छुट्टी लेने का आदेश जारी किया। सैकड़ों महान किन लौ सैनिकों ने अपने कवच उतार दिए और सादे कपड़ों में सरकारी कार्यालय के सामने बैठ गए, चुपचाप देखते रहे। उनके आसन विनाश का आभामंडल घना होता जा रहा था। पूरे काउंटी शहर का माहौल दमनकारी हो गया, यहाँ तक कि आम नागरिक भी अनजाने में अपनी आवाज़ धीमी कर लेते थे। नाश्ते वाले ने एक दिन से ज़्यादा समय से बिना खाए पिए बैठे लोहे के सैनिकों और सबसे आगे खड़े जिद्दी बुजुर्ग को देखकर बेबसी से आह भरी। उसने ताज़ा बना नाश्ता सामने खड़े लड़के को दे दिया। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। युवा मालिक, यह आपका नाश्ता है। सामने वाले लड़के ने दांतों करेंसी के कुछ सिक्के दिए और स्नैक्स ले लिए। उन्हें काटते हुए वे कुरकुरे और मुलायम थे। उसने सहजता से पूछा, ये लोहे के सिपाही इस तरह बैठे हैं, क्या ये ठीक है? विक्रेता ज़्यादा कुछ बोलना तो नहीं चाहता था, पर उसका मन सचमुच बहुत दुखी था।
उसने इधर उधर देखा और धीरे से आह भरी, क्या गड़बड़ हो गई? उन्होंने अपना कवच उतार दिया है और अब वे छुट्टी पर हैं। बैककोट बैककोट बैककोट। इस समय महानकिन के एकमात्र नागरिक के रूप में यदि कोई महानकिन कानूनी संहिता का उल्लंघन किए बिना मुख्य सड़क पर बैठना चाहता है तो कौन परवाह करेगा? कौन हस्तक्षेप करने का साहस करेगा? एक बार जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो मानो शिकायतों की बाढ़ आ गई। मेरी राय में उन कमीनों का सिर कलम कर दिया जाना चाहिए। लेकिन हमारे महानकिन कानूनविद सजा देते समय कानून का पालन करते हैं। निर्णायक सबूत के बिना हम उन्हें सजा नहीं दे सकते। अब 6 लोगों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, उनके परिवारों को मुआवजा मिल चुका है और वे बस फांसी के दिन का इंतजार कर रहे हैं। फिर भी सुन जिंगवेई अभी भी काउंटी मजिस्ट्रेट पर ही अटका हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसके परिवार की मौत हुई हो। इससे मेरे लिए व्यापार करना मुश्किल हो रहा है। आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। बाएं और दाएं देखते हुए उसने चुपके से वांग इनफेंग के कान में कहा, ये पूरी संभावना है कि वह इस अवसर का उपयोग डिप्टी काउंटी मजिस्ट्रेट को हटाने और उनकी जगह लेने के लिए करना चाहता है। फेरीवाला कई चीज़ों के बारे में बड़बड़ा रहा था, लेकिन वांग इनफेंग ने ध्यान नहीं दिया और सराय में वापस लौट आया। उसके दिल में केवल दमन महसूस हो रहा था। उन्होंने उन बहीखातों को भी देखा था। सबूत अकाट्य थे। 2 दिन बीत गए और जैसी कि उम्मीद थी, लोहे के सैनिकों के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। काउंटी मजिस्ट्रेट के कुछ आदमियों को छोड़कर सभी को मौत की सज़ा सुनाई गई। बढ़ती उम्र और कमजोरी के साथ साथ चोटों के कारण सन जिंगवेई घर पर ही बीमार रहने लगे और अब उनसे मिलने कोई नहीं आता था, जो उनकी शुरुआती वापसी पर हुई हलचल के बिल्कुल विपरीत था। केवल डिप्टी काउंटी मजिस्ट्रेट ही व्यक्तिगत रूप से मिलने गए, लेकिन उन्हें बूढ़े व्यक्ति ने बुरी तरह डांटकर भगा दिया। वांग इनफेंग सुअर के पेट का एक टुकड़ा लिए हुए लकड़ी के हल्के से छिलते हुए दरवाजे के सामने सांस छोड़ते हुए धीरे से खटखटाया। दरवाज़ा एक दयालु चेहरे वाली बुजुर्ग महिला ने खोला। उसकी आंखें हल्की लाल थीं, मानो उसने अभी अभी रोना बंद किया हो। युवक ने अपना उद्देश्य बताया और उसका अंदर स्वागत किया गया। भीतरी कमरे में जाकर देखा तो बूढ़ा विद्वान अपने सफ़ेद बालों को फैलाए कपड़े पहने हुए मेज पर लिख रहा था, बीच बीच में रुककर जोर से खांस रहा था। वांग इनफेंग को अंदर आते देख वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मुस्कुराते हुए उस युवक का स्वागत किया। अपनी कमजोरी के बावजूद उसने जो लिखा था उसे छिपाते हुए युवक के लिए चाय बनाने पर जोर दिया। वे बस दूसरी बातों पर बातें और मजाक करते रहे, लेकिन युवक की तेज नज़रों ने सब कुछ साफ साफ देख लिया था। बूढ़े आदमी ने हार नहीं मानी थी, यद्यपि बाकी सभी को लगता था कि अब कोई मौका नहीं बचा है। हालांकि शहरवासियों को लगा कि शेष 6 लोगों की मौत ही काफ़ी होगी। हालांकि पीड़ित भी चुप हो गए थे। फिर भी सफ़ेद बालों वाला एक बूढ़ा विद्वान था जो सोचता था कि यह काफ़ी नहीं है और जो अन्याय से मारे गए लोगों के लिए न्याय की मांग करना चाहता था। इसलिए वह इस छोटे से कमरे में अडिग खड़ा था, जबकि सब उससे मुंह मोड़ रहे थे, जबकि कुछ लोग शिकायत कर रहे थे। उसने हठपूर्वक अपना सिर ऊंचा उठाया। उसके बिखरे सफ़ेद बाल ऊपर उन ऊंचे और शक्तिशाली कीटों पर उसकी भयंकर निगाह को घेरे हुए थे और वह क्रोध से दहाड़ रहा था। युवक का चेहरा उदास था। अतः महानकिन ही रहेगा, शक्तिशाली महानकिन। थोड़ी देर की बातचीत के बाद दोपहर ढल गई। बूढ़े ने वांग इनफेंग से खाने के लिए रुकने को कहा। युवक ने सिर हिलाया और उत्सुकता से खाना बनाने की पेशकश की। उसने सुअर के पेट को काटा और धोया, लेकिन देखा कि उसमें अदरक नहीं था, इसलिए वह मुस्कुराया और कहा कि वह थोड़ा अदरक खरीदने जाएगा। वह अदरक का एक बड़ा टुकड़ा खरीदने के लिए बाजार गया और जैसे ही वह डिप्टी काउंटी मजिस्ट्रेट की हवेली के पास से गुजरा, एक सुनसान कोने पर मुड़ा और धीरे से बोला, शाओलिन लौट जाओ। एक चमकती हुई रोशनी में काले कपड़े पहने एक युवक, जिसने अपना चेहरा बयान मास्क से ढका हुआ था, बाहर आया और हवेली में छलांग लगा दी। हवेली बड़ी थी, लेकिन नौकर कम थे। वांग इनफेंग चुपके से मुख्य हॉल में पहुंच गया, जहां विद्वान दिखने वाला डिप्टी काउंटी मजिस्ट्रेट अकेले शराब पी रहा था। उसका चेहरा खुशी से लाल था, अपने एकांत में संतुष्ट। उसके मन में यह बात थी कि काउंटी शहर में कोई भी उसकी हत्या नहीं कर सकता था और कोई भी उसे मारने का साहस नहीं कर सकता था। तभी लकड़ी का दरवाज़ा धड़ाम से खुला। काले कपड़े पहने एक आकृति बिजली की तरह अंदर आए। सभ्य आदमी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसकी चौड़ी आंखों में बैंगनी रोशनी की एक लकीर चमक उठी। पलक झपकते ही उसके गले में घुस गई, जबकि उसका मन अभी भी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या उसे मरने का डर नहीं है? वांग इनफेंग ने सांस छोड़ी और पीछे हटकर हॉल में टंगे अपार धार्मिकता के 4 पात्रों पर नजर डाली। अपनी बांस की छड़ी से उसने उसे खून में डुबोकर कागज पर लिखा। धारियां तीक्ष्ण थीं और उनमें गंभीरता का भाव झलक रहा था। महानकिन विधि संहिता के अनुसार चोरों के साथ षड्यंत्र रचने पर 3000 मील तक देश निकाला दिया जाता था। अधिकारियों के मामले में ये सज़ा 1 डिग्री बढ़कर मृत्युदंड थी। जाने के लिए मुड़ते हुए उसे बूढ़े विद्वान और महानकिन के जोशीले सैनिकों की याद आई।
उसके कदम रुक गए और खून की एक बूंद उठाकर लिखने लगा। हत्यारा इरादे को शांत करना कठिन भूल गया। बिना भागे वह बांस की छड़ी थामे सीधे बाहर निकला और घरवालों और पहरेदारों को तब तक पीटता रहा जब तक वे काले नीले नहीं हो गए, फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। कुछ कुशल पहरेदारों ने तलवारें लेकर उसका पीछा किया, लेकिन एक गली में उस युवक का पता नहीं चला। एक नौकरानी मुख्य हॉल में भागी और उसके सामने डिप्टी काउंटी मजिस्ट्रेट की मृत्यु की स्थिति में खुली हुई आंखें थीं तथा अपार धार्मिकता वाक्यांश पर खून से लिखा हुआ था। मारना शब्द आधे स्थान पर छाया हुआ था, जिसकी भयंकरता से वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। हत्या। काउंटी शहर में तुरंत अराजकता फैल गई, लेकिन एक शांत कोने में गर्म और शांतिपूर्ण धूप थी और खाना पकाने की मोहक खुशबू थी, जहां एक पुराने लकड़ी के दरवाजे को धीरे से खटखटाया गया। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला तो बाहर खड़े युवक की साफ मुस्कान और उसके हाथों में अदरक की खुशबू देखकर उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान फैल गई। एम्पायर पर नवीनतम अध्याय पढ़ें। आपने इसे पहले ही खरीद लिया है। आप काफ़ी तेज़ हैं। हाँ। लकड़ी का दरवाज़ा बंद हो गया, अंदर को बाहर से अलग कर दिया। वहाँ युवा और वृद्ध विद्वान थे। वहाँ जिद्दी विद्वान और कानून तोड़ने वाले नायक थे। अतः महान किन ही रहेगा। शक्तिशाली महान किन। PS यह एक लंबा अध्याय है, कृपया समर्थन करें। गुआंगवू शहर के डिप्टी मजिस्ट्रेट की उनके निवास पर ही मृत्यु हो गई। हत्यारा काले कपड़े पहने और बांस का हथियार लिए हुए बाहर निकला और बिना किसी निशान के गायब हो गया। इस चौंका देने वाली खबर से पूरा गुआंगवू शहर स्तब्ध रह गया। लॉर्ड प्रीफेक्ट की सांस लगभग रुक गई और उन्होंने अभूतपूर्व दक्षता के साथ हत्यारे की तलाश के लिए पूरे सरकारी अधिकारियों को तेजी से जुटाया। फिर अपनी पोशाक को ठीक करते हुए उन्होंने अपनी आधिकारिक गाड़ी को त्याग दिया, अपने किंगोंग को अंजाम दिया और महान किन लॉ सैनिकों के शिविर की ओर आक्रामक रूप से हमला किया। बचाव पक्ष के जनरल झांग त्यानलू अभ्यास मैदान में अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे। वे कच्चे लोहे के भारी भाले को स्याही के अजगर की तरह हवा में लहराते हुए कई मीटर के क्षेत्र में बड़ी बड़ी परछाइयां बना रहे थे और हवा के फटने की आवाज़ लगातार गूंज रही थी। जब उन्होंने लॉर्ड प्रीफेक्ट को अपनी विकराल आभा के साथ आक्रमण करते देखा तो पहले तो वे ठिठक गए, फिर जोर से हंस पड़े और बोले, आज लॉर्ड प्रीफेक्ट मेरे अभ्यास स्थल पर क्यों आए हैं? क्या ये हो सकता है कि आप मेरे साथ मैच खेलना चाहते हैं? हंसी के बीच उसके हाथ में भाला हवा में सीटी बजाता हुआ जोरदार ची के साथ लॉर्ड प्रीफेक्ट की ओर बढ़ा। लॉर्ड प्रीफेक्ट का चेहरा ठंडा पड़ गया। अपने भीतर के क्रोध पर भरोसा करते हुए उसने न तो चकमा दिया और न ही पीछे हटा, बल्कि एक शक्तिशाली आंतरिक शक्ति जुटाई, भाले से भयंकर ची को हटाने के लिए अपना हाथ उठाया और भारी भाले को मजबूती से पकड़ लिया। दोनों पक्षों की शुद्ध सच्ची क्यूई, जिनमें से प्रत्येक 9वीं कक्षा से ऊपर थी, ने संपर्क किया, जिससे धूल का बवंडर उठ गया। एक तेज आवाज के साथ भारी भाला, जो एक आम सैनिक का हथियार था, उस जबरदस्त झटके से टूट गया और लॉर्ड प्रीफेक्ट और बचाव करने वाले जनरल दोनों के हाथ में आधा आधा भाला रह गया। झांग त्यानलू मुस्कुराया। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए टूटे हुए भाले के हैंडल को लापरवाही से फेंक दिया। एक भरोसेमंद सहयोगी से एक गर्म तौलिया दिलवाया, जिससे उसने अपने हाथ धोए और बेपरवाही से उसे लॉर्ड प्रीफेक्ट की ओर फेंक दिया। सर्दियों में ठंड है, अपने हाथ पोंछ लीजिए लॉर्ड प्रीफेक्ट। आपके हाव भाव से लगता है कि आप बूढ़े झांग से मुकाबला करने नहीं आए हैं। मेरे लिए आपके पास क्या सलाह है? लॉर्ड प्रीफेक्ट ने टूटे हुए भाले को जमीन पर पटक दिया। उनका क्रोध कुछ कम हुआ, लेकिन ये बात सुनकर उनका चेहरा फिर से काला पड़ गया। एक पल चुप रहने के बाद उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, जी झिगुओ मर चुका है। जी झिगुओ डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। बचाव पक्ष के जनरल का चेहरा कुछ देर के लिए जम गया। अविश्वास से उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने ऊंची आवाज में पूछा, मृत? सकारात्मक जवाब मिलने पर उन्होंने अपना हाथ जोर से हिलाते हुए कहा, जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई वह सचमुच बहुत बुरी थी। नहीं, मेरा मतलब है, उसकी मौत कैसे हुई? लॉर्ड प्रीफेक्ट ने उसके पिछले शब्दों को अनसुना कर दिया, एक सफ़ेद सांस छोड़ी और स्पष्ट रूप से कहा, एक रेंजर द्वारा हत्या कर दी गई। मौजूदा स्थिति के अनुसार वह छिप गया होगा। मुझे महान किन लॉ सैनिकों की आवश्यकता है जो शहर के द्वारों को जल्दी से सील कर दें और किसी भी कीमत पर पहले पूरी तरह से जांच शुरू करें। झांग त्यानलू ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया और कहा, वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। फिर उसने अपनी कमर से एक जैद ताबीज निकाला और पास खड़े एक सैनिक की ओर फेंकते हुए कहा, लो, लॉर्ड प्रीफेक्ट के आदेश का पालन करो और शहर में खोजबीन के लिए और आदमी तैनात करो। याद रखना, अगर तुम्हें वह शापित रेंजर मिल जाए तो उसे कसकर बांधकर मेरे पास वापस ले आना। मैं खुद उसे पीट पीट कर मार डालूंगा। गुआंगवू शहर में लापरवाही से काम करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? वह मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार रहा है। सहायक ने आज्ञाकारी भाव से आदेश स्वीकार किया और अपने रास्ते चला गया। ये देखकर लॉर्ड प्रीफेक्ट ने अपने क्रोध को थोड़ा कम होते हुए महसूस किया, जल्दी से वहां से विदा ली। उसके चेहरे पर अभी भी भयानक गंभीरता थी।
एक शाही न्यायालय के अधिकारी की उसके अधिकार क्षेत्र में एक रेंजर द्वारा हत्या कर दी गई। स्थिति को और अधिक तनावपूर्ण महसूस करते हुए उसने अपने दांत भींच लिए। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यह आवश्यक था कि इस मामले से खुद को निकालने के लिए तत्काल प्रीफेक्चरल गवर्नर को रिपोर्ट दी जाए और अकादमी में अपने करीबी दोस्तों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। झांग तियानलू ने जाते हुए काउंटी सम्मान समारोह को देखा, मानो अपने सहकर्मी की मृत्यु की खबर से आहत हो। हालांकि वे एक दूसरे से सहमत नहीं थे, फिर भी उसे दुख का एक गहरा एहसास हुआ। उसके रूखे चेहरे पर एक भारीपन सा छा गया, जिससे मार्शल आर्ट के अभ्यास में उसकी रुचि खत्म हो गई। महान किन लॉ सैनिक लोहे के कवच और हाथ में क्षैतिज कृपाण लेकर पंक्तिबद्ध होकर आगे बढ़े, जबकि बचाव करने वाला ये जनरल पहले ही घर की ओर रवाना हो चुका था। खिड़की के सामने बैठकर अभ्यास स्थल की ओर देखते हुए उसने आह भरी। वास्तव में एक रेंजर द्वारा मारा गया। वह केवल 37 वर्ष का था, सचमुच। उसके शब्दों में खेद और दया झलक रही थी, लेकिन उसका भारी चेहरा थोड़ा कांप रहा था, एक अजीब भाव में बदल गया था, मानो वह पागलों की तरह हंसना चाहता हो, लेकिन उसे बलपूर्वक रोकना पड़ रहा हो, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया और उसका शरीर कांपने लगा। थोड़ी देर बाद वह पागलों की तरह हंसने की इच्छा को दबाने में कामयाब रहा। उसने पहले ही लकड़ी की बनी हुई मेज को जबरदस्ती तोड़ दिया था। एक हाथ से चूरा उसकी उंगलियों के बीच से टपक रहा था। झांग तियानलू खड़ा हो गया, उसके चेहरे पर दुख था और उसने आकाश की ओर आह भरी। ये बहुत खेदजनक है। हालांकि वह आहें भर रहा था, उसकी सेम जैसी आंखें चमक रही थीं। उसने एक पल सोचा, फिर बगल से कागज का एक पन्ना खींचा, ब्रश को स्याही में डुबोकर चिट्ठियां लिखीं, कुछ अपने वरिष्ठों को, कुछ अपने अकादमी के शिक्षकों को और एक अच्छे दोस्त को भी जो विधिवाद का पालन करता था। यह मामला निर्णायक था। उस मूर्ख के मरने के बाद जब पेड़ गिर गया तो बंदर तितर बितर हो गए और अब कोई भी उसकी गलतियों को नहीं छिपा सकता। जिस रेंजर ने उसे मारा, उसे सिर कलम करने या फांसी देने की सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसे 3000 ली या 5000 ली का निर्वासन मिलना चाहिए। झांग तियानलू ने एक वाक्य लिखते समय अपनी भौहें सिकोड़ लीं। निर्वासन और सेना में भर्ती दोनों ही पद में समान हैं, लेकिन निर्वासन की सजा को भर्ती की सजा में कैसे बदला जा सकता है? पक्षी द्वारा पत्र भेजने के बाद झांग तियानलू अपनी सीट पर बैठ गया और विचारों में खो गया। एक बार जब वे उस रेंजर को पकड़ लेते हैं तो पहले उसकी अच्छी पिटाई करते हैं, फिर कहते हैं कि यह भर्ती की सजा है, और फिर उसे डिप्टी जनरल बना दिया जाए। उन कानून परस्त लोगों के दिमाग सीधे और कठोर दोनों तरह के शासकों के दिमाग से नापे गए हैं। ऐसे जिंदादिल लोगों का उनके हाथों में पड़ना अफसोस की बात होगी। वह कमीना जो हमेशा मुझे गलत तरीके से परेशान करता था और जिसके साथ निपटा नहीं जा सका, मर चुका है, और मुझे एक अत्यंत भावुक और दुर्जय जनरल मिल सकता है। झांग तियानलू की हरी फलियों जैसी आंखें इतनी सिकुड़ी हुई थीं कि वे लगभग अदृश्य थीं। ये दिन बहुत ही आनंदमय है। गुआंगवू शहर लगातार पत्राचार का केंद्र था, लेकिन चीजें सामान्य अपेक्षाओं के अनुसार विकसित नहीं हुईं। डिप्टी काउंटी मजिस्ट्रेट की मौत के साथ कई सबूत अप्रत्याशित रूप से सामने आए, जिससे मामला जल्दी ही सुलझ गया। फिर पूरे शहर के सरकारी अधिकारी और ग्रेट किन आयरन सैनिक की नानपिंग की तलाश में इधर उधर दौड़ पड़े, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 7 दिनों के लॉकडाउन के बाद बढ़ते जन असंतोष के कारण उन्हें शहर के द्वार खोलने पड़े। शहर के फाटकों से पहरा हटने के अगले दिन वान गनफेंग, जो 10 दिन से ज्यादा समय से रुका था, फिर से घोड़े पर सवार होकर रवाना हुआ। सुन जिंगवेई ने जिद करके वान गनफेंग को शहर के फाटकों से बाहर तक छोड़ने की जिद की और चुपके से उसे एक पांडुलिपि थमाते हुए फुसफुसाया, अनफेंग, तुम जा रहे हो, रास्ते में याद रखना, इन पहाड़ों पर मत जाना। ये गुआंगवू के पीछे एक डाकुओं के घर से है, ये गोपनीय होना चाहिए, लेकिन आप बस फूफेंग काउंटी की ओर जा रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि उनके घर कहाँ हैं, लेकिन इन क्षेत्रों से बचना ही काफ़ी है। जैसे जैसे वह बोल रहा था, बूढ़े आदमी का चेहरा धुंधलाता जा रहा था। वान गनफेंग ने पांडुलिपि पर नज़र डाली, जल्दी से मेंग पर्वत को देखा और उसे सुरक्षित रूप से पैक कर लिया। बूढ़े व्यक्ति को बार बार अलविदा कहने के बाद वह अपने हरे अयाल वाले घोड़े पर सवार होकर कंधे पर एक सिथर और एक तलवार लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। सीधे मेंग पर्वत की ओर बढ़ रहा हूँ। 3 दिन बाद मेंग पर्वत की पगडंडियों पर लंबी तलवारें लिए डाकुओं के एक दल ने एक युवक को घेर लिया, जो अभी बालिग नहीं हुआ था और जिसके सिर पर एक किन का बोझ था। डाकुओं के सरदार ने उस शानदार घोड़े को देखा और दांत निकालकर चौड़ी मुस्कान बिखेरी। लड़कों, उसे बांधो और हमारे किले में वापस ले आओ। आज हमने एक मोटी भेड़ पकड़ी है, जी भरकर मांस खाओ, कटोरे भर शराब पियो। ओह, डाकुओं ने जयकारे लगाए। नीली वर्दी पहने युवक ने बिना किसी प्रतिरोध के खुद को बंधन में डाल दिया, कैदी की गाड़ी में छोड़ दिया। उसकी आंखें साफ थीं, काला और सफेद साफ दिखाई दे रहा था। डॉट 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 डॉट
23 फरवरी गुआंगबू शहर में भगोड़ा यी नानपिंग मेंग पर्वत पर प्रकट हुआ। उसने 31 डाकुओं को मार डाला और 7 लोगों को बचाया। बाद में मेंग पर्वत के जुड़े हुए गढ़ों की खोज की, उन्हें कुचल दिया। चांदी के सिक्कों को अछूता छोड़ दिया। 1 मार्च नए वर्ष को महान युआन युग का नाम दिया गया। स्वर्ग की राजधानी में शाम से लेकर सुबह तक खुशी का माहौल रहा तथा गायन और नृत्य की ध्वनि निरंतर गूंजती रही। यी नानपिंग ने फोरशान गढ़ को ध्वस्त कर दिया, 21 डाकुओं को मार डाला, घायल कर दिया और हरे बांस के एक टुकड़े के अलावा कुछ नहीं छोड़ा जो डाकू नेता की गर्दन में घुस गया। 7 मार्च जियांगन रोड पर महान ओइरान प्रतियोगिता। जेड जैसी सुंदरियां, एक लंबा गीत पूरे शहर के प्रतिभाशाली युवा नायकों को नशे में डाल देता है। वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही वांगशियान में भारी बर्फबारी हुई, जिससे पहाड़ और नदियां ढक गईं, जिससे यात्रा करना कठिन हो गया। यी नानपिंग ने होंगशान गढ़ में प्रवेश किया और कुलीन कबीले के 3 लोगों को मार गिराया तथा डाकुओं का लेखा जोखा छोड़ गया। महान किन कानूनी संहिता खून से लिखी गई थी। लोगों ने अकाट्य सबूतों के साथ याचिका दायर की, लेकिन कोई अपराध नहीं पाया गया। 13 मार्च एंगसी के एक धनी व्यक्ति ने एक खूबसूरत स्त्री पर बहुत सारा पैसा खर्च करके उसके लिए जेड और मूंगे की दीवारें बनवाईं। उस स्त्री ने खुद को उसके प्रति समर्पित कर दिया और यह कहानी एक लोकप्रिय कहानी बन गई। यी नानपिंग ने अकेले ही चेन किले में प्रवेश किया। पीछे एक काला कपड़ा और 9वीं कक्षा के किएदार के गले में एक हरा बांस पड़ा था, सीधा और अडिग, खून के छींटों से सना हुआ। शहर के बूढ़े आह भरते हुए कहने लगे कि रेंजर का खून जेड मूंगे के खून के बराबर है। 21 मार्च छठे अधिकारी की मृत्यु यी नानपिंग के हाथों हुई। उसकी आंखें मृत्यु के समय भी बंद नहीं हो रही थीं। उसके माथे पर एक साक्ष्य का टुकड़ा रखा हुआ था जो सफ़ेद कागज पर काला था और लाल रक्त से सना हुआ था। सबूत निर्विवाद था। अधिकारियों की हत्या और बार बार भागना, हालांकि मरने वाले काउंटी शहर के छोटे अधिकारी थे। इन कामों का ऐसा घृणित स्वरूप महानकिन साम्राज्य ने कई वर्षों से नहीं देखा था। वांगशियन हिल गया। वेश्यालय की गायिकाओं या सुंदरियों की शान का क्या। इस समय वांगशियन के काटने वाले की बराबरी कोई नहीं कर सकता था। विभिन्न देशों के डाकुओं की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि हर काउंटी के सरकारी अधिकारी भी बुरी तरह डर गए थे। पूरे वांगशियान के वेश्यालयों में चांदी के सिक्कों से होने वाली आय में 1/3 की गिरावट देखी गई और विभिन्न शराबखानों के मालिकों ने घृणा से आहें भरी और दांत पीस लिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए वांगशियान काउंटी के प्रीफेक्चरल गवर्नर ने इसकी सूचना हेवन कैपिटल सिटी को दी। स्वर्ग राजधानी शहर, दंड मंत्रालय। एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसके माथे पर सफ़ेद धब्बे थे, अपनी मेज पर रखे दस्तावेज को देखकर उसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। कानून के विरुद्ध हिंसा का सहारा लेना, विश्वासघाती और अन्यायी लोगों की हत्या करना, स्वयं को भी नहीं बख्शना, योद्धाओं की तरह कष्ट सहना, कितना वीर व्यक्तित्व है। फिर उसने आह भरते हुए कहा, दुर्भाग्यवश कानून निर्दयी है। इसकी गंभीरता तुच्छ लोगों को रोकने के लिए है। यदि हम आपको पकड़ नहीं सकते और आपको न्याय के कटघरे में नहीं ला सकते, तो कानून दुर्भावनापूर्ण इरादे रखने वालों को कैसे रोक सकता है। एक रेंजर न्याय को कायम रख सकता है, फिर भी वह केवल 1 या 2 या अधिक से अधिक 100 लोगों को ही बचा सकता है। लेकिन यदि कानून का भय समाप्त हो जाए तो राष्ट्र नहीं रह जाएगा, अराजकता फैल जाएगी और न केवल हजारों लोग नष्ट हो जाएंगे। एक क्षण की खामोशी के बाद उस आदमी ने अचानक ऊंची आवाज में आदेश दिया, ट्रैकर मून। हॉल के नीचे एक व्यक्ति चुपचाप प्रकट हुआ, जबकि वह व्यक्ति फाइलों को देखता रहा और बोला, उस रेंजर को पकड़ लो। उसकी मार्शल आर्ट मजबूत नहीं है, केवल उसकी चाल ढाल की तकनीक ही विचित्र है। वह तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। अधेड़ उम्र के आदमी ने भौहें सिकुड़कर उसकी तरफ देखा। वह सफ़ेद कपड़े पहने, बालों में जैड का मुकुट पहने, आकर्षक और सुंदर था, लेकिन उसका दाहिना पैर ज़रूरत से ज़्यादा सफ़ेद कपड़े की एक मोटी परत में लिपटा हुआ था। सुपरवाइजरी अरेस्ट ऑफिसर को देखते ही उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ अपने हाथ फैला दिए। मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पैर अभी ठीक नहीं हैं। पर्यवेक्षी गिरफ्तारी अधिकारी का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा और पूछा, आप कैसे घायल हुए। ट्रैकर मून का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। वह चुप हो गया, फिर अपने सीधे वरिष्ठ अधिकारी की ओर देखते हुए सावधानी से बोला, अगर मैं कहूं कि मैं एक बिल्ली का पीछा करते हुए गलती से छत से गिर गया तो मुझे चोट लग गई, क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे। उस आदमी का चेहरा तुरंत उदास हो गया और वह ठंडी हंसी हंसने लगा, जबकि काले कपड़े पहने एक और आदमी घूमा और उसकी ठंडी आवाज में कहा, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। हॉल में बैठे दोनों व्यक्तियों के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उस दिन प्रसिद्ध कानून प्रवर्तक वुक्सिन ने 3 वर्षों में पहली बार कोई मामला अपने हाथ में लिया। 3 अप्रैल यी नानपिंग 18वें गढ़ में सेंध लगाकर हरे बांस के एक टुकड़े पर लटकता हुआ एक कठोर बयान मुखौटा पीछे छोड़ गया और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। जैसे जैसे मौसम धीरे धीरे गर्म होता गया, सादे बसंती कपड़े पहने, पीठ पर किन और कमर में तलवार लिए,
एक युवक सुनहरी आंखों वाले हरे मन वाले घोड़े को आगे बढ़ाते हुए यात्रा से दूर धूसरित फुफेन काउंटी पहुंचा। शहर के फाटक की ओर देखते हुए युवक का चेहरा साफ और कोमल था। उसने सांस छोड़ते हुए कहा, अंततः मैं आ गया। अपने कपड़े कसते हुए उसने लगाम खींची और किसी भी सामान्य यात्री युवक की तरह काउंटी शहर में प्रवेश किया। किले के भीतर खून से सना हरा बांस अभी भी ऊंचा खड़ा था। बयान का मुखौटा भयंकर था, हवा के साथ चीख रहा था। एक युवक ने 3000 मील की यात्रा की, अपनी तलवार निकाली और लोगों के सिर काट डाले। अध्याय का अंत। पुनश्च परिवर्तन पूरा हुआ। एम्पायर पर विशेष कहानियां खोजें। पुरस्कार के लिए पुस्तक मित्र 16 नील 5 खरब 21 अरब 11 करोड़ 23 लाख 57,224 का धन्यवाद। एक लंबा अध्याय प्रस्तुत था।